चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आज लाइनक्स का फिफ्थ लेक्चर है और आज हमने ट्राई करनी है कि इसे फिनिश करें और कल से फिर हम लोग अपनी बैश स्क्रिप्टिंग या शेल स्क्रिप्टिंग शुरू करेंगे। तो आज सबसे पहले जो हम लोग कमांड्स देखने लगे हैं लाइनक्स के अंदर, वो हम लोग कमांड्स जो देखेंगे वो रिमोट एक्सेस की कमांड्स हैं। रिमोट एक्सेस की कमांड्स हैं। अच्छा जी, ये रिमोट एक्सेस की कमांड्स के अंदर हमारे पास दो तरह की कमांड, दो कमांड्स बेसिकली आएंगी यहाँ पे। एक SSH की कमांड है, एक SCP की कमांड है। हमने बारी बारी इन दोनों को देखना है। सबसे पहले हम लोग SSH की बात करने लगे हैं। तो SSH की बात करनी है तो SSH नॉर्मली अगर मैंने किसी मशीन को करना है, हम पहले भी कर रहे हैं। SSH सिक्योर शेल होता है, हमने पहले भी किया है कि जैसे ये मेरी लाइनक्स की मशीन है, इस लाइनक्स की मशीन के अंदर अगर मैंने कनेक्ट करना है तो मैं कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं इस लाइनक्स मशीन पे जाता हूँ कनेक्ट करने। यहाँ पे वो मुझे कहता है SSH क्लाइंट। ये उसने कमांड पहले से ही बना के दी थी। पहले तो हम सिंपली कुछ भी नहीं पढ़ते थे और इसको एग्जीक्यूट कर रहे थे सिंपल। लेकिन इस दफ़ा अगर मैं इस कमांड को कॉपी करके यहाँ पे लाऊं और यहाँ पे आके पेस्ट करूँ, तो यहाँ पे बेसिकली वो बता ही रहा है वो यहाँ पे बता ये रहा है इस SSH की कमांड के ऊपर कि लेट्स सपोज मैं अगर इसका सिंटैक्स इस तरह लिखूँ कि सबसे पहले वो SSH कमांड का नाम है बेसिकली। उसके बाद ये जो सेक्शन है ना, ये ऑथेंटिकेशन का सेक्शन है। ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि ये वो सेक्शन है कि जो बता रहा है कि लेट्स सपोज मैं अभी, आपको पता है कि अगर मैं सिर्फ कमांड ही लिखता हूँ ना, ये मुझे लाइनक्स के सर्वर पे ले जाता है, बगैर ऑथेंटिकेशन तो नहीं लेके जाता। बगैर यूज़र नेम पासवर्ड तो हम देते ही नहीं है, फिर कैसे लेके जाता है। तो ये लास्ट टाइम बात हुई थी कि ये उसकी की है जो वो मैच करता है अपने AWS पे पड़ी हुई इस की से। अगर दोनों मैच होती है तो वो आपको अंदर जाने देता है। लेकिन ये ऑथेंटिकेशन के बाद नेक्स्ट क्या है, हमारे पास इसका सिंटेक्स इस तरह आता है कि SSH हमारे पास आगे आता है यूज़र नेम @ होस्ट नेम या आईपी। इसका क्या मतलब है जी, यूज़र नेम @ होस्ट नेम और आईपी से कि यहाँ पे यूज़र नेम @ होस्ट, यहाँ पे SSH के बाद यहाँ पे देखो तो ये आपका यूज़र, जिस यूज़र से आपने लॉगिन करना है। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ हमेशा यूबंटू के यूज़र से ही लॉगिन करोगे तब वो लॉगिन करने देगा। आप जिस मर्जी यूज़र से कनेक्ट कर सकते हो। जैसे अगर आपका अली का यूज़र कोई बना हुआ है तो आप यहाँ पे अली लिख सकते हो। तो ये बेसिकली है, आप अपने लाइनक्स सर्वर को किस यूज़र से कनेक्ट करना चाहते हो। के बाद यहाँ पे ये होस्ट नेम है बेसिकली। यहाँ पे आप उसका पब्लिक आईपी एड्रेस भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा है स्लैश के अंदर आईपी या होस्ट नेम। तो यहाँ पे आप होस्ट नेम का मतलब है ये उसकी डीएनएस का नाम है बेसिकली। डीएनएस की आप कह लो कि आई, इसको अगर आप जाके चेक करोगे ना, इसके अगेंस्ट उसका आईपी आएगा। चाहे आप डायरेक्ट आईपी लिख लो या उसका ये डीएनएस का जो नाम है ये बेसिकली लिख लो। आप दोनों तरीके से जा सकते हो। तो ये बेसिकली इसका सिंपल सिंटेक्स है। अभी तक अगर आप देखो तो अभी तक हम लोग जब भी अपने इस वाली मशीन को एक्सेस कर रहे थे, इस कमांड के साथ कर रहे थे थ्रू पेम की, या कह लो कि ये ऑथेंटिकेशन हम की पेयर के साथ कर रहे थे। अगर मैं अभी आपको कनेक्ट करके भी दिखा दूं तो मैं टर्मिनल पे जाता हूं। ये मैंने टर्मिनल ओपन किया है और मैं उस डायरेक्टरी पे जा रहा हूँ जिस डायरेक्टरी के अंदर मेरी वो पेम, जो पेम की पड़ी हुई है पहले से। सी यूजर्स डेल डाउनलोड्स, इधर जाके मेरी पैम की पड़ी हुई है। तो मैं यहाँ पे जाके सिंपली कमांड जब लगाता हूँ तो वो क्या करता है, यहाँ पे इस डायरेक्टरी में ये पहले से ही पड़ी है, इसको जाता है लेके और इस यूज़र के थ्रू जा रहा है और उस इस वाले सर्वर पे जा रहा है। आप यहाँ पे इसकी जगह इसका पब्लिक आईपी भी लिख सकते हो। जैसे ही मैं इसको एंटर करता हूँ वो मुझसे करता है डू यू वांट यस नो कन्फर्मेशन पूछता है। मैंने यस किया और उसने मुझे डायरेक्ट ही कहाँ पे लेके चला गया है, इस लाइनक्स के सर्वर के अंदर विद द कौन सा यूज़र हम गए हैं, यूबंटू का यूज़र। अब क्वेश्चन ये है कि लेट्स सपोज मैं नहीं चाहता कि मैं ये पेम की को यूज़ करना चाहूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं थ्रू पासवर्ड जाऊँ, क्योंकि आपको अगर याद हो तो हमने यूबंटू का कोई पासवर्ड तो रखा था ना। जैसे अगर आपको मैं दिखा दूँ, अगर आपको नहीं याद तो मैं दोबारा रख देता हूँ। जैसे अगर मैं कहता हूँ पासवर्ड कोई भी का, किसी भी यूज़र का पासवर्ड चेंज करना है ना, तो आपके लिए कमांड होती है पासवर्ड। WOD नहीं है, WD है या ऐसे। किस यूज़र का करना है, आपने कहा बंटू का, मैंने कहा नया पासवर्ड रख दो 123 123।
उसने कहा आपका पासवर्ड रख गया। अब ये यूबंटू के यूज़र के साथ मैं पासवर्ड के साथ आना चाहता हूँ। अगर मैं यूबंटू के यूज़र के साथ पासवर्ड के साथ आना चाहता हूँ तो मैं फिर यहाँ पे पैम की ख़त्म कर दूंगा, इसका मतलब है। अगर मैं यहाँ पे पैम की ख़त्म कर देता हूँ और सिंपल इस तरह से आना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे कह रहा है कि परमिशन डिनाइड। परमिशन डिनाइड क्यों दे रहा है सर? यहाँ पे परमिशन डिनाइड इसलिए दे रहा है और ये आपको इसलिए लॉगिन नहीं करने दे रहा डायरेक्ट इस तरह से, इसलिए नहीं करने दे रहा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आपकी ये मशीन्स हैं इसके अंदर AWS की मशीन्स के अंदर पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन ऑफ होती है। सिर्फ आपके पास कौन सी चीज़ इनेबल होती है, आपकी ये जो ऑथेंटिकेशन इस तरह से आप कर रहे हो ना, ये इनेबल होती है। तो अब जो हम पॉइंट देखने लगे हैं, हम ये देखने लगे हैं हम किस तरह से जाके अपनी ये जो इस पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन को ऑन करें और थ्रू पासवर्ड लॉगिन करें। थ्रू पासवर्ड लॉगिन करने के लिए किस तरह आपको कुछ स्टेप्स करने पड़ेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे हमारे पास स्टेप 1 अगर देखे तो स्टेप 1 आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने नॉर्मल लॉगिन करना है इस सर्वर के अंदर। आपने लॉगिन करना है सर्वर के अंदर थ्रू पैम की है, जिस तरह आपके पास वही ऑप्शन है तो आपने लॉगिन करना है पहले सर्वर पे। स्टेप 2 के अंदर आपने क्या करना है, स्टेप 2 के अंदर आपने वहाँ जाके स्विच करना है रूट यूज़र पे, क्योंकि ये जो कॉन्फ़िगरेशन आपने करनी है उस फाइल में वो रूट के साथ ही आप कर सकते हो। तो आपने स्विच करना है रूट यूज़र पे, और स्विच रूट यूज़र करने की कमांड आपको पता है क्या है, sudo su हाइफन। आपने स्विच यूज़र किया। स्टेप 3 पे क्या करना है आपने, स्टेप 3 पे आपने एक काम करना है। अगर आपने पासवर्ड नहीं सेट किया किसी यूज़र का, लेट्स सपोज आपने पासवर्ड सेट नहीं किया, तो आपने पासवर्ड उस यूज़र का सेट कर देना, क्योंकि इस दफ़ा आपने पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन के साथ आपने लॉगिन करना है। स्टेप 4 के अंदर आपने एक फ़ाइल पे जाके कुछ अपडेट करना है। स्टेप 4 पे अगर आप देखें तो आपने एक फ़ाइल पे जाके कोई चीज़ अपडेट करनी है, और फाइल का नाम है sshd_config के नाम से ये फ़ाइल होएगी। और ये फ़ाइल कहाँ पड़ी होगी, ये फ़ाइल आपकी पड़ी होगी स्लैश ये फ़ाइल आपके पास पड़ी है /etc, क्योंकि सारी कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल्स जो होती हैं वो /etc में पड़ी होती है। तो ये फ़ाइल पड़ी हुई है /etc, और /etc के बाद आपको मिलेगा एक फ़ोल्डर ssh का। ssh के फ़ोल्डर के अंदर जाके आपको ये वाली जो sshd_config है ये मिलेगी। आपने उधर से जाके एक चीज़ चेंज करनी है। उधर एक आपके पास ऑप्शन होगा पासवर्ड ऑथेंटिकेशन का, एक ऑप्शन होगा आपके पास पासवर्ड ऑथेंटिकेशन का। वो नो होगा या कमेंट होगा, आपने उसको यस करके कहना है कि मैं पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन करना चाहता हूँ। ठीक है, जब आपने इतना काम कर लिया, लास्ट स्टेप आपने क्या करना है, स्टेप 5, आपने अपनी एसएसएच की सर्विस को रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट योर एसएसएच सर्विस, तब आपका जाके ये इम्प्लीमेंट होगा। रीस्टार्ट कैसे कर सकते हैं आपको पता है, सर्विस या सिस्टम सीटीएल की कमांड के साथ आप कर सकते हैं। आप इसको इस तरह से रीस्टार्ट कर लेना। जब आप इतने स्टेप्स कर लेंगे तब आप पासवर्ड के साथ भी लॉगिन कर सकते हैं। अभी मैंने आपको पासवर्ड के साथ लॉगिन करने की कोशिश की, वो मुझे पासवर्ड के साथ लॉगिन करने नहीं दे रहा। तो अभी हम ये जो सारा काम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग अपने सर्वर पे पासवर्ड के साथ लॉगिन करना चाह रहे हैं। तो ये मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं, इन्हीं स्टेप्स को हम प्रैक्टिकली करने लगे हैं। यहाँ तक अगर कोई बंदा को क्वेश्चन समझ नहीं आई कि क्या हम करने लगे हैं वो पूछ ले, अदरवाइज हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसको प्रैक्टिकली। यहाँ तक क्लियर है सर कि हम लोग क्या करने लगे? जी क्लियर सर, गो अहेड प्लीज। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे इसको हम लेके जा रहे हैं। सबसे पहले हम लॉगिन करना है सर्वर पे। तो लॉगिन करने के लिए आपको पता है मैंने इसी तरह से दोबारा ऐसे किया। तो मैं उसी सर्वर के अंदर, अच्छा ये पैम की नहीं इस पे लगी थी, पैम की लगा के लॉगिन किया। और अगर आप देखोगे तो मैं सर्वर के साथ लॉगिन हो गया हूँ। पहले स्टेप पे तो यही उसने कहा था कि आपने लॉगिन करना है। जब आपका पहले स्टेप पे लॉगिन हो गया है, नेक्स्ट स्टेप आपने क्या कहा है, सबसे पहले उसने कहा है आप क्या हो जाओ, स्विच हो जाओ रूट यूज़र पे। आप क्या करो जी, स्विच हो जाओ रूट यूज़र पे। तो स्विच यूज़र रूट पे कैसे है जी, हमने कहा sudo su हाइफन। तो आप देखेंगे मैं रूट यूज़र पे स्विच हो गया हूँ। थर्ड स्टेप पे उसने क्या कहा है, अगर पासवर्ड किसी यूज़र का नहीं है तो पासवर्ड रख दो। हमने अभी पासवर्ड पहले ही रख दिया था, अगर किसी को नहीं पता तो मैं दोबारा रख देता हूँ। पासवर्ड ubuntu के यूज़र का मैंने रखा, उसने कहा क्या रखना है, 1 2 3
123, ये पासवर्ड भी रख दिया। थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप पे कहा है कि एक फाइल यहाँ पे मिलेगी आपको, एस एस डी अंडरस्कोर कन्फिग। तो एस एस एच के रिलेटेड जो कन्फिग्रेशन है वो इस फाइल के अंदर होती है। तो मैंने आपको एक स्टार्टिंग पे जब हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे एक बात कही थी कि आप ये देखिएगा कि जब भी हम कोई चीज़ कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हम किस डायरेक्टरी पे जाएंगे। मैंने कहा था ईटीसी के अंदर सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है। तो ये अभी वैसे ही देखेंगे, हम कॉन्फ़िगरेशन करने आए हैं तो वो आपकी फ़ाइल यहाँ पे ही पड़ी हुई है। तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि एस एस एच डी के अंदर जाके कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो मैं यहाँ पे सिंपल विम एडिटर खोल लेता हूँ। विम एडिटर के साथ मैं कहता हूँ ईटीसी के अंदर जाओ। ईटीसी के अंदर एस एस एच के नाम का एक फ़ोल्डर होगा, उधर एस एस एच डी अंडरस्कोर कन्फिग की फाइल है। ये जी मैंने फाइल का पाथ लिखा है। इस फाइल को बेसिकली मैं ओपन करना चाहता हूँ। जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा ना तो ये फाइल आपको, अगर आप देखोगे तो ऐसे मिलेगी, स्टार्टिंग में खुलेगी। आपने इसको या तो नीचे स्क्रॉल कर लो, या आपको पता है वेब एडिटर पे सर्च करने का ऑप्शन क्या है। वेब एडिटर में सर्च करने का ऑप्शन है /, और आप यहाँ पे लिख दो पासवर्ड। जब आप थोड़ा सर्च करोगे वो आपको डायरेक्ट इधर लेके आ जाएगा। देखो पासवर्ड ऑथेंटिकेशन बाय डिफॉल्ट नो है, इस वजह से आप पासवर्ड के साथ लॉगिन नहीं कर रहे, बाय डिफॉल्ट लॉगिन नहीं कर सकते, क्योंकि ये पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन बाय डिफॉल्ट देखो क्या है, नो है। आपने इसको यहाँ पे आके करना है, आपने आके यहाँ पे ये करना है, इस जो पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन है ना, इसको यहाँ पे आके आपने यस करना है। मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके कहता हूँ नो की जगह पे यस। जब आपने इसको यस किया, आपने इस फाइल को सेव करना है WQ के साथ। आपको पता है कैसे सेव करते हैं एडिटर। इसको मैंने यस करके एंटर किया। अब ये फाइल के अंदर ये चेंजेस हो गई है, लेकिन ये चेंजेस इंप्लीमेंट अभी नहीं होगी जब तक आप क्या करो, जब तक आप इसको रीस्टार्ट नहीं करते सर्विस को। इसलिए हमारा लास्ट स्टेप क्या था, अब इस सर्विस को रीस्टार्ट भी करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर्विस SSH रीस्टार्ट, सर्विस SSH रीस्टार्ट। और जैसे ही मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ, इसने मुझे कहा आपकी सर्विस रीस्टार्ट हो गई है। इस दफ़ा मैं इसको कहता हूँ कि तुम ऐसे करो, बाहर आओ। इस दफ़ा मैं लॉगिन करना चाहता हूँ इस तरह से। पब्लिक आईपी जाके उठा के लाता हूँ उस मशीन का। पब्लिक आईपी क्या है उस मशीन का अभी देख लेते। ये जो मेरी मशीन है इसका पब्लिक आईपी है ये, ठीक है। इस पब्लिक आईपी को मैंने उठाया, मैंने कहा SSH। इस दफ़ा मैंने सिंपल कहा मैं यूबंटू के यूज़र से लॉगिन करना चाहता हूँ इस पब्लिक आईपी के साथ। मैं यूबंटू के यूज़र से लॉगिन करना चाहता हूँ इस पब्लिक आईपी के साथ। मैं जैसे ही एंटर करता हूँ वो कहता है करना चाहते हो, मैंने कहा यस। इस दफ़ा देखिए मुझसे पासवर्ड मांग रहा है, इधर मैं पासवर्ड डालूंगा 123। जैसे ही मैं पासवर्ड डालता हूँ, आपने ये चीज़ नोट करनी, इस दफ़ा मैं यूबंटू के यूज़र से लॉगिन किया हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने किस तरह लॉगिन किया, विद द हेल्प ऑफ पासवर्ड। आप लोगों ने ये चीज़ मेक श्योर करनी है, मैं आपको ये पता होना चाहिए कि बाय डिफ़ॉल्ट आपकी ये जो AWS के ऊपर पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन ऑफ होती है। अगर आप लॉगिन करना चाहो तो आपके पास एक ही तरीका है, उस की के साथ आप लॉगिन कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मैंने पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन ऑन करनी है, तो उस पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन को ऑन किस तरह से किया जा सकता है, मैंने अभी आपको ये सारे स्टेप बता दिए। सबसे पहले आपने सर्वर पर लॉगिन करना है, रूट यूज़र पे स्विच करना है, उस यूज़र या जिससे भी आपने लॉगिन करना है उसका पासवर्ड सेट कर दें, और इस वाली फाइल में आके पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन नो होगी, आपने उसको यस कर देना है। और उसके बाद आपने इस सर्विस को क्या कर देना है, अपनी रीस्टार्ट कर देना है। जब आप अपनी सर्विस को रीस्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि अब आप अपने सर्वर पे विद द हेल्प ऑफ पासवर्ड भी लॉगिन कर रहे हैं। सर बात क्लियर है, समझ आ रही है बात? अच्छा जी, जो लोग माइक नहीं ओपन करना चाहते वो चैट पे जैसे लिखते हैं जी। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ इससे आगे चलते हैं। ये था कि हम लोगों ने बाय डिफ़ॉल्ट देखा SSH आप किसी मशीन को कैसे कर सकते हो। एक तो बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से, और दूसरा है कि आप पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन ऑन कर लो। नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड करने लगे हैं SCP। अच्छा, SCP कमांड क्यों यूज़, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी, देखो हम लोग ये चाहते हैं, मेरी रिक्वायरमेंट ये है। लेट्स सपोज मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे एक यहाँ से वो वाइट बोर्ड खोल लेता हूँ।
diagram.io। तो ये मैंने बेसिकली अपने पास एक ये वेबसाइट खोली जिसमें हम डायग्राम बना सकते हैं। अच्छा जी, मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज मेरे पास इस तरह से दो सर्वर हैं। एक ये सर्वर है मेरे पास और एक सर्वर मेरे पास यहाँ पे है। और मेरे पास कुछ फाइल है यहाँ पे जो मैं इस सर्वर से दूसरे सर्वर पे क्या करना चाहता हूँ, स्विच करना चाहता हूँ, भेजना चाहता हूँ। किस तरह से मैं ये भेज सकता हूँ? पहली चीज़ ये, अच्छा ये दो बंदों ने हैंड रेस किए हैं, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो मेरे ख्याल से माइक आप सारों के अनम्यूट हो सकते हैं आज। कोई वो रिस्ट्रिक्शन शायद नहीं लगी हुई, अगर लगी है तो बता दें चैट पे लिख के। अगर आप एक है ये उस्मान इरशाद, अगर आपका कोई क्वेश्चन है वो बता दो। और एक और बंदे ने हैंड रेस किया है। नहीं सर, वो ओके का किया था। जी सर आवाज आ रही है? हेलो। जी आ रही है। जी जी सर, क्वेश्चन ये है, ये तो आपने AWS का बताया है, अगर हमें लोकल मतलब दो मशीन्स को आपस में कनेक्ट करना हो तो उसमें की पहले बनाना पड़ती है? दो, की कैसे बनती है, ये मतलब अगर बेसिकली ये ये जो ये की है आपकी एसएसएच की, ये आप बना सकते हैं बिल्कुल। इसकी कमांड होती है एसएसएच हाइफन की जेन की। बेसिकली वो बना के फिर करते हैं। ठीक है। नॉर्मली अगर आप लोकल की बात करें ना, अगर आप की बेस ऑथेंटिकेशन करना चाहिए वहाँ पे भी हो सकती है। उसकी कमांड मैंने बताई एसएसएच हाइफन की जेन की होती है। वो फिर आपके की पेयर बना देती है। फिर वही की पेयर आपको दूसरे सर्वर पे कॉपी करना पड़ता है। वो भी हमने देखना है, वो हम अभी आगे जाके देख लेंगे उसका। लेकिन नॉर्मली अगर आप देखें तो अगर आपने दो लोकल सर्वर पे करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट उनके ऊपर पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन इनेबल होती है, आप उसके साथ पासवर्ड बेस्ड भी कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, इसमें पब्लिक की और प्राइवेट की कोई कॉन्सेप्ट होता है? जी, और ये मैंने मेरे ख्याल से पहले डिस्कस किया था किसी लेक्चर में पीछे, पब्लिक की और प्राइवेट की का। तो वो या तो आप पिछली कोई वीडियो रेफर कर लीजिएगा या मैं फिर क्लास के एंड पे दोबारा रिवाइज कर दूंगा। ठीक, थैंक यू। अ, अच्छा मुझे आप लोगों की आवाज़ बड़ी कम आ रही है। यहाँ तो मेरी वॉल्यूम तो वैसे फुल है। चलें देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक सर्वर है, दूसरा सर्वर ये है। मैं लेट्स सपोज कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे एक फ़ाइल है, और मेरी फ़ाइल है जी यहाँ पे, मैं कहता हूँ कि devops डॉट जिप। लेट्स सपोज ये मेरी एक फ़ाइल पड़ी हुई है। मैं चाहता हूँ इसको मैं यहाँ से यहाँ पे भेजना चाहता हूँ। अब इसमें भी दो पॉइंट हैं। दो पॉइंट ये है कि ऐसा हो सकता है कि ये वाली जो devops डॉट txt है, मैं विंडोज़ से लाइनक्स के सिस्टम पे भेजना चाहता हूँ, या मैं लाइनक्स से लाइनक्स के सिस्टम पे भेजना चाहता हूँ। नॉर्मली ये केस बन सकते हैं। तो अगर तो आप विंडोज़ से लाइनक्स के सिस्टम पे भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं, या मैकबुक से भी अगर आपने लाइनक्स के सिस्टम पे भेजना है तो उसके लिए फिर आप लोग यूज़ कर सकते हैं कोई एफ टी पी टूल्स, फाइल ट्रांसफर के टूल्स। जैसे मैं एक दो टूल्स का नाम लिख देता हूँ। जैसे आपके पास टूल है एक विन एस के नाम से, एक टूल आपके पास फाइलज़िला के नाम से। इस तरह से आपके पास टूल है। अब ये टूल क्या करते हैं आपके विंडोज़ या मैक से। अब विंडो ये जो है सिर्फ विंडोज़ पे काम करता है, ये विंडोज़ लाइनक्स मैक ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे फाइल जिला काम करता है। अगर आपने कोई फाइल विंडोज़ से उधर भेजनी है, क्या कहते हैं लाइनक्स पे। अच्छा ये कैसे होते हैं, पहले बारी बारी इसको लेके चलते हैं। अगर आप लेट्स सपोज मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ये विंस एस को यूज़ करके दिखा देता हूँ, ये मेरे पास इंस्टॉल भी है। तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने विन एस को खोल लेना है, सिंपल सा सॉफ्टवेयर नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल करना है। ये आपके पास ऐसे की विंडो आ जाएगी। आपके पास यहाँ पे इस तरह की विंडो आएगी, ये मेरे दूसरे टर्मिनल में इस तरह का एक खुल जाएगा। आपने यहाँ से सेशन पे, न्यू सेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे वो आपसे चीज़ें पूछेगा, कहता है होस्ट नेम बता दो। यहाँ तो होस्ट नेम बता दो या उसका पब्लिक आईपी बता दो जिस सर्वर से आप कनेक्ट करना चाहते हो। तो मैं अपने इस सर्वर से कनेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं इसका पब्लिक आईपी कॉपी कर रहा हूँ और मैं इस पब्लिक आईपी को यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। यूज़र नेम कहता है, मैं कहता हूँ यूबंटू के यूज़र के साथ हो जाओ। अब तो पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन हमारी ऑन है, यूबंटू, और पासवर्ड उसका क्या था हमारे पास 123। और मैं इसको यहाँ से क्या कर देता हूँ, लॉगिन कर देता हूँ। सिंपल, ये इतना सिंपल टूल है कि आपको वो लॉगिन करके
राइट साइड पे आपका लाइनक्स का सिस्टम दिखाने लग जाएगा, लेफ्ट साइड पे आपका जो आपका अपना विंडोज़ का है वो दिखाने लग जाएगा। अगर आप ये देखेंगे तो स्लैश होम स्लैश ubuntu भी ये फाइल्स हम लोगों ने बनाई हुई हैं, ये आपको वो दिखा रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वो फाइल्स हैं जो आपके नॉर्मल पे पड़ी हुई हैं। तो मैं लेट्स सपोज यहाँ डेस्कटॉप पे अपने इस वाले फोल्डर पे, पिना क्लाउड वाले फोल्डर पे आ जाता हूँ और मैं कहता हूँ ऐसा करो कि यहाँ से कोई फाइल उठा के इधर लाना चाहता हूँ या यहाँ से कोई फाइल, तो सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। चाहे मैं इधर से इधर लाना चाहता हूँ ना, लेट्स सपोज यहाँ पे एक फाइल है friends.txt की, मैं इसको यहाँ से पकड़ता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ये फाइल इस तरह से इधर आ गई है। अगर आप अपने असल सिस्टम पे भी देखोगे इस पिना क्लाउड के फोल्डर पे जाके, तो आपको यहाँ पे ये फाइल मिल जाएगी friends.txt की, ठीक है। तो ये जो friends.txt की आपको फाइल मिली है, ये बेसिकली कहाँ से आई है, ये आपकी आई है उस लाइनक्स के सर्वर पे। चाहे आपने इधर से उधर फेंकना है तो आप यहाँ से उठा के करो। तो ये बड़ा सिंपल है, आप इस तरह के कोई भी यूज़ कर सकते हो, FTP सर्वर आप कह सकते हो, FTP टूल्स यूज़ कर सकते हो, जिसमें मैंने बताया एक WinSCP है और इसी तरह हमारे पास फाइलज़िला के नाम से भी है। तो इसको यूज़ करके कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन है कि लाइनक्स से लाइनक्स करना हो, तो अगर मैंने लाइनक्स से लाइनक्स करना है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि यहाँ से मेरा ये भी लाइनक्स की मशीन है, मैं लाइनक्स से लाइनक्स करना चाहता हूँ, तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि आप यहाँ पे आपका लेट्स सपोज ये आपका लैपटॉप है, सबसे पहले आप WinSCP के साथ या किसी टूल के साथ यहाँ से कनेक्ट करो और इसको अपने सिस्टम पे लेके आओ और फिर यहाँ से इसको इधर लेके चले जाओ। तो ये एक तो हो सकता है कि फ़ाइल बड़ी हो तो पहले आप पे डाउनलोड होएगी फिर उधर जाएगी, तो ये टाइम ज़्यादा लगेगा और ज़्यादा हर्डल है। तो मैं चाहता हूँ मैं इधर से डायरेक्ट कहाँ पे भेजना चाहता हूँ, इस सिस्टम के ऊपर। तो इसके लिए हम लोग जो कमांड यूज़ करेंगे लाइनक्स के अंदर, इसकी अपनी बिल्ट इन कमांड है SCP के नाम से। SCP बेसिकली है सिक्योर कॉपी, ये बैकएंड पे SSH को यूज़ करती है। और इसके आप नॉर्मल कॉपी तो आपने देखा है कॉपी कैसे होता है, एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर में कर दिया, एक फ़ाइल के सोर्स से दूसरे फ़ाइल के सोर्स में कर दिया। लेकिन जो आपका सिक्योर कॉपी है बेसिकली, ये आपको एक आपकी सिस्टम से दूसरे रिमोट सिस्टम पे आपको कॉपी करने की इजाज़त देता है। इसका सिंटेक्स क्या है आपके पास, मैं सिंटेक्स यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे SCP और आपने उसके बाद लिखना है फाइल नेम, या जो भी आप जिस भी फाइल को आप उधर लेके जाना चाह रहे हैं उधर आपने फाइल नेम लिखना है। और आपने यहाँ पे कहना है लेट्स सपोज यूज़र नेम, जो भी उस जिस रिमोट मशीन पे जा रहे हैं उसका यूज़र नेम, @ उसका IP, कॉलन, और उस मशीन पे किस पाथ पे आपने रखना है, इधर आपने उसका पाथ लिखना है। जैसे अगर लेट्स सपोज कहो कि SCP में कर रहा हूँ, इस फाइल को कर रहा हूँ, ubuntu का यूज़र है जिस पे मैं जाके फेंकना चाह रहा हूँ, उसका IP ये है जिसके अंदर फेंकना चाह रहा हूँ, और उसके अंदर जाके फाइल रखनी कहाँ पे है, आपने पाथ भी बताना है, ये फाइल के लिए है। और लेट्स सपोज आपकी डायरेक्टरी है और उसके अंदर और डायरेक्टरीज वगैरह हैं, उस डायरेक्टरी के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपने सिंपल क्या करना है, -R लगा देना है यहाँ पे, फिर आप डायरेक्टरी यूज़ कर लें। रिकर्सिव आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था, यूज़र नेम ये रिकर्सिवली सारी डायरेक्टरी को ही वहाँ पे ले जाएगा, @IP और ये पाथ। अच्छा, इसके लिए मैं ऐसा करता हूँ, एक सर्वर नया बना लेता हूँ जल्दी से यहाँ पे AWS पे ही, और फिर इस वाले मशीन से उस वाले मशीन पे हम लोग पहले SCP करके देखेंगे। तो मैं जल्दी से लॉन्च इंस्टेंस करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं कह देता हूँ लाइनक्स इंस्टेंस 2, और ubuntu ही इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ से ubuntu सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं की पेयर लाइनक्स सिलेक्ट कर रहा हूँ और सारा कुछ वैसे ही रहने देते हैं लॉन्च। तो मैं एक बेसिकली नया इंस्टेंस नया बना रहा हूँ यहाँ पे, तो दो मेरे पास इंस्टेंस हो जाएंगे। तो मैं पहले इंस्टेंस से दूसरे इंस्टेंस पे बेसिकली आपको करके दिखाऊंगा कि गई। अब ये वाला इंस्टेंस जो है यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है जी, चलें जिसे एक आधा मिनट लगेगा, ये स्टार्ट होएगा तो हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। इसको हम लोग यहाँ पे राइट साइड वाले पे जाके इधर हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। ये राइट साइड पे मेरा पहला वाला सिस्टम है, इधर मैं अपना दूसरा करूँगा। इसे रिफ्रेश करते हैं तो ये रनिंग स्टेज पे आ गया। इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं और
यहाँ पे जाते हैं, इसे एक दफ़ा कनेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, इस पे जाके भी पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन को ऑन कर देते हैं। अगर आपके पास पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन नहीं है तो आप उस की के साथ भी कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके दिखाऊंगा, लेकिन लेट्स सपोज इस पे मैं पहले जाके पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन ऑन करने लगा हूँ। मैं कहता हूँ sudo su, मैं कहता हूँ पासवर्ड ubuntu के यूज़र का सेट कर दो 123 और मैंने कहा कि एक फ़ाइल पे जाओ /etc/ssh_t_config। इधर जाके हमने कहा कि नीचे जाके आपको एक मिलेगा यहाँ पे पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, ये नो होगा आपके पास। आपने इसको यहाँ से क्या करते ना, यस करते ना, यस किया, WQ एक दफ़ा दोबारा देख लें, यस हो गया, हाँ जी यस हो गया WQ। और यहाँ से मैं कह देता हूँ रीस्टार्ट कर दो सर्विस SSH रीस्टार्ट। सर्विस SSH रीस्टार्ट की, हमारी SSH की सर्विस भी रीस्टार्ट हो गई है। तो ये मैंने पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन इसकी भी ऑन कर दी है। अब ऐसा करते हैं, मैं चाहता हूँ कि अपने इस सर्वर से कोई चीज़ उस सर्वर पे लेके जाऊँ। ठीक है, तो लेट्स सपोज मैं ls करता हूँ तो मेरे पास काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। मैं चाहता हूँ ये colors.txt को मैं यहाँ से कहाँ भेजना चाहता हूँ, इस सर्वर पे थ्रू scp कमांड। तो किस तरह से भेज सकते हैं सर, मैंने सिंटेक्स अभी आपको बताया था, उसी सिंटेक्स को फॉलो करके मैं लिखता हूँ scp, उसके बाद मैं लिखता हूँ फाइल नेम। तो फाइल नेम है क्या, कलर्स। तो मैंने टैप किया उसने खुद ही, क्योंकि वो इसी लोकेशन में पड़ी थी, वरना आपको लोकेशन देनी पड़नी थी जहाँ फाइल पड़ी है। तो मैंने यहाँ पे कहा scp colors.txt को यूज़र नेम पे यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग उस मशीन का यूज़र नेम जो कि है ubuntu @ उस मशीन का आईपी। उस मशीन का आईपी देखने के लिए हम लोग जाते हैं इधर, और उस मशीन जो है लाइनक्स इंस्टेंस 2 उसका पब्लिक आईपी कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं। लास्ट पे डालेंगे कॉलन और पाथ। मैं कहता हूँ कहाँ पे फाइल रखना, /home/ubuntu, उसकी होम डायरेक्टरी पे रख देना। सारी कमांड अगर देखनी है तो देखें यहाँ पे लिख रहा है scp colors.txt, ठीक है, ubuntu @ ये जो भी उसका आईपी है, और उस जगह पे किस जगह पे ये फाइल रखनी है, मैंने कहा /home/ubuntu के अंदर आपने रखनी है। अब ये /home/ubuntu में फाइल रखनी है, एंटर करता हूँ, वो कहता है डू यू वांट, कंफर्म करो यस। अब मुझे पूछ रहा है पासवर्ड, क्योंकि पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन ऑन है और मैंने की कोई दी नहीं है, तो मैं पासवर्ड दे रहा हूँ 123। तो ये मुझे कह रहा है कि भाईजान ये आपकी फ़ाइल 100%, क्योंकि छोटी फ़ाइल थी, बड़ी जल्दी उसने यहाँ से कर दी। अब इस सर्वर पे आके जो सेकंड वाला सर्वर है, अगर मैं pw रीड करूँ तो मैं कहाँ बैठा हूँ, उसी लोकेशन में बैठा हूँ। अगर मैं ls करूँ तो यहाँ colors.txt होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखें कि colors.txt इस सर्वर से मूव होकर इस सर्वर पे आई है विद द हेल्प ऑफ कौन सी कमांड हमने भेजी है, scp की कमांड के साथ भेजा है। सर बात समझ आई है, बात क्लियर हुई है? सर यहाँ तक ठीक है? चलें जी, मुझे आप लोगों के इमोजी नज़र आ रहे हैं, चलें उसकी बेस पे हम क्लियर समझ लेते हैं। तो हमने अभी दो चीज़ें देखी। पहले तो हम लोगों ने देख लिया कि SSH पासवर्ड ऑथेंटिकेशन कैसे ऑन करनी है, और फिर हमने देखा कि SCP के थ्रू और फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के जो टूल्स हैं उनके थ्रू हम लोगों ने फाइल्स एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे कैसे भेजनी है। अच्छा, इसमें ये वाली चीज़ हमने पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन से की है ना। सेम चीज़ अगर मैंने की लगानी होती तो क्या करता, मैं ये करता, यहाँ पे सिंपल -i लगाता और अपनी लेट्स सपोज की का नाम लिख देता। तो उसके लिए ज़रूरी था कि जिस लोकेशन पे आप ये कमांड चला रहे हो उस लोकेशन पे आपके पास ये की भी होनी चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि आपके पास ये की ना और आप ये अकेले करते रहो। तो ये भी आप करके कर सकते हो। इसकी एग्जांपल भी हम लोग जैसे कर लेंगे किस तरह से की लेके जानी है। अच्छा, इसकी एग्जांपल हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि मैं अपने लोकल सिस्टम से अपने रिमोट सर्वर सिस्टम पर की अगर लेट्स सपोज लेके जाना चाहता हूँ, वो भी मैं इस तरह से जैसे कर सकता हूँ। जैसे अगर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मेरा ये लोकल सिस्टम है ना, मैं अपने लोकल सिस्टम पे जा रहा हूँ, sudo ऐसे ये ये अभी इस टाइम पे मैं किसी सर्वर पे नहीं हूँ। अगर मैं देख बताऊँ तो मेरी की कहाँ पड़ी हुई है, मेरी की पड़ी हुई है /mntc users del
डेल का यूज़र है और डाउनलोड्स के अंदर मेरी की है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अगर हम लोग लाइनक्स की कमांड्स की हेल्प लें तो मैं आपको बताता हूँ कि ये linux.pem की देखें यहाँ पे मेरे पास पड़ी हुई है। मैं इस linux.pem की को इस सर्वर पे भेजना चाहता हूँ। अभी देखें ls करेंगे तो इस पे मेरे पास linux.pem की नहीं है। pwd करके देखें, आप /home/ubuntu पे हैं, आपके पास यहाँ पे linux.pem की नहीं है। आप यहाँ पे देखें तो मैं यहाँ से अपने लोकल सिस्टम से जो मेरा लैपटॉप है इधर से ये AWS के सर्वर पे वो की लेके जाना चाहता हूँ। तो उसके लिए भी मैं SCP की कमांड लेट्स सपोज यूज़ कर लेता हूँ। अब SCP की कमांड को यूज़ करने के लिए लेट्स सपोज मैं कहता हूँ SCP, और इस दफ़ा मैं ऑथेंटिकेशन भी की के साथ ही लगा रहा हूँ। मैं कहता हूँ SCP-I, किसके साथ जी? मैंने कहा linux.pem के साथ ऑथेंटिकेशन करनी है। फिर मैं उसको बता रहा हूँ फाइल कौन सी लेके जानी है, मैं वो भी कह रहा हूँ कि linux.pem ही लेके जानी है। देखिए यहाँ पे मैं उसकी ऑथेंटिकेशन कर रहा हूँ और यहाँ भी मैं कह रहा हूँ फाइल भी ये लेके जानी है। किस यूज़र के ऊपर लेके जानी है? मैंने कहा यूबंटू के ऊपर लेके जानी है। @ उसका IP क्या है? उसका आईपी सर यहाँ पे जाके अगर आप देखेंगे इंस्टेंसेस पे तो माई लाइनक्स सर्वर के ऊपर अगर आप जाते हैं, ये वाला हमारा माई लाइनक्स सर्वर पे जाते हैं तो इसका यहाँ से पब्लिक आईपी यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं इसका पब्लिक आईपी करता हूँ। लेट्स सपोज मैं उसे कहता हूँ /home/ubuntu के अंदर ही रखना। तो ये पूरी कमांड में सिंपल चेंज क्या आया? सिंपल मैंने अब ऑथेंटिकेशन पासवर्ड अगर मैं ये ना दूँ तो उसने मुझसे पासवर्ड पूछना है। अगर मैंने ये दे दी -i ये तो ऐसे ही मैंने एंटर किया, उसने मुझे कहा बगैर पासवर्ड के, उसने कहा आपकी चीज़ चले गई है। जाके चेक करते हैं, इधर जाके मैं ls करता हूँ तो आपको यहाँ पे एक चीज़ नज़र आएगी कि मेरी linux.pem की फ़ाइल उस मेरे लोकल सिस्टम से मेरे ये रिमोट सिस्टम पे आ गई। तो चाहे आप पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन के थ्रू भेज दो, चाहे आप की बेस के साथ भेज दो, आप अपनी फ़ाइल इस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हो SCP के साथ। अच्छा, आगे जो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों के बड़ा काम आएगा इसको अच्छी तरह से अगर आप कर लेते हो। जो बेसिकली नेक्स्ट हमारी कमांड है वो हमारे पास है cron टैब की कमांड। cron टेबल भी बोलते हैं, cron टैब। अब पहली चीज़ है कि वाई वी नीड दिस cron टैब, इसका क्या मकसद है, हमें क्यों चाहिए? हम इस क्रोन टैब से सर अपनी जो जॉब्स है ना वो स्केड्यूल करते हैं। जॉब्स का मतलब है लेट्स सपोज मैं कोई चीज़ चाहता हूँ कि ये चीज़ चल जाया करे। स्केड्यूल नहीं होता, जैसे विंडो में भी स्केड्यूल टास्क स्केड्यूलर होता है जिसमें आप कहते हो कि यार ये वाली स्क्रिप्ट या ये वाली कमांड या ये वाला काम इतने बजे इतने वक्त हो जाया करे। इस तरह से हम क्रोन टैब को यूज़ करते हैं लाइनक्स पे। लेट्स सपोज आपके पास एक शेल स्क्रिप्ट है और लेट्स सपोज आपके पास एक रिक्वायरमेंट है कि आपको रोज़ सुबह ऑफिस जाना पड़ता है और आपको लेट्स सपोज 2-3 कमांड्स जाके चलानी पड़ती हैं। ये समझ लो आपकी कोई रूटीन जॉब ऐसे स्टार्ट होती है। आप एग्जांपल ले लो ना, लेट्स सपोज आपको बैकअप लेना पड़ता है, जाते ही आपको 3-4 कमांड्स बैकअप की लगानी पड़ती है। तो जब तक आपने बैकअप नहीं लिया तो लेट्स सपोज बाकी बंदे काम नहीं कर सकते, तो आपको टाइम पे पहुंचना है, वो 3-4 कमांड्स चलानी है, बंदों का काम शुरू होना है लेट्स सपोज ऐसे। तो अगर आप किसी वक्त छुट्टी कर लेते हैं ऑफिस से और अगर आप किसी वक्त लेट जाते हैं तो आपके लेट जाने पे क्या बाकी बंदे रुके रहें, या अगर आप छुट्टी करते हैं तो उस दिन काम नहीं होगा? तो ये जो चीज़ है, ये जो मुझे बार बार खुद मैनुअल जाके करना चाहता है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं ऑफिस जाऊँ या ना जाऊँ, ये मेरी कमांड या ये मेरी स्क्रिप्ट चल जाए इस टाइम पे रोज़ इतने बजे। तो ये चीज़ करने के लिए हम लोग क्रोन टैब को यूज़ कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं बाय यूजिंग दिस क्रोन टैब वी आर गोइंग टू स्केड्यूल ओवर जॉब्स। आप इसको एक स्नैरियो यूज़ के स्नैरियो को भी लेके चलो, एक और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि सपोज हमारे पास कोई जावा की एक एप्लीकेशन है और वो जावा की एप्लीकेशन ने हर महीने के पहले दिन चलना है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ हर महीने के पहले दिन चलना है और उस एप्लीकेशन ने चलना है और वहाँ पे एक पोर्टल से कुछ डाटा कलेक्ट करना है और उस डाटा कलेक्ट करके उसको एक्सेल की शीट पे डालना है। ठीक है, ये एक सिनेरियो लेट्स सपोज लेके चलते हैं कि मैंने कहा कि एक मेरे पास जावा की एक प्रोग्राम है जिसने महीने के पहली तारीख को चलना है। लेट्स सपोज इसको ले लेते हैं, वो पे रोल का सॉफ्टवेयर है, उसने स्क्रिप्ट ने चलना है, उसने एक पोर्टल से जाके कुछ कोई वैल्यूज़ पकड़नी है, वो कोई भी वैल्यूज़ हो सकती है उसने, और एक एक्सेल शीट पे उसने उसका पे रोल बना देना है कि किसने कितनी छुट्टियाँ की थी और वो ये अब महीने की हर यकम को लेट्स सपोज चलना है। और इसको चलने के लिए लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 12 से 15 घंटे चलना है सॉफ्टवेयर ने। तो अब ये 12 से 15 घंटे चलने के लिए आपको एक तो ऑफिस जल्दी जाना पड़ेगा और उसको जाके स्क्रिप्ट चलानी पड़ेगी और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये स्क्रिप्ट
सही तरह चल गई है, वरना अगर दरमियान में कोई एरर आ जाता है, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम आता है, तो आपको फिर दोबारा इसको चलाना पड़ेगा। तो ये चार काम मैनुअल आपको करना है, और आप अगर वही वाली बात के पहले दिन छुट्टी कर लेते हो तो फिर क्या सिस्टम होएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं कहता हूँ, ये जो चीज़ें हैं मैनुअल से, ये काम सारा ऑटोमेशन में चले जाए। मेरा जो काम है सारा ये ऑटोमेशन पे चले जाए, मैं मैनुअल नहीं चाहता। तो उसके लिए मैंने कहा आप क्राउन टेबल को यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी, इसका इसका पता चला क्राउन टैब हम क्यों यूज़ करते हैं। अभी क्या होती है वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्लियर है सर? ठीक है जी। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं। कहता है क्राउन टैब को आप क्राउन टेबल भी कह देते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक स्क्रिप्ट है hello.sh, ये कोई शेल स्क्रिप्ट है लेट्स सपोज, और मैं चाहता हूँ हर मिनट ये स्क्रिप्ट चलती जाए, तो उसके लिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। अगर आप कहते हो कि मुझे ये देखना है क्रोन टैब या क्रोन जॉब मेरी चल जाए, पहली चीज़ आपको ये देखनी है, एक सर्विस होती है क्रोन डी डॉट सर्विस के नाम से होती है। तो ये सर्विस आपके पास चलनी चाहिए। अगर ये सर्विस नहीं चल रही ना, आपने क्रोन जॉब्स बना भी ली, आपकी कोई किसी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ना, उसने चलना ही नहीं है। आपने देखना है कि ये जो क्रोन डी की सर्विस है, कई कई जगहों पे ये क्रोन डी के नाम से होती है, कई जगहों पे सिंपल क्रोन होती है। तो ये जो क्रोन की सर्विस है, ये आपके पास चल रही है या नहीं चल रही। अगर ये सर्विस नहीं ना चल रही तो आपकी क्रोन जॉब्स भी नहीं चलनी, पहली बात है। तो सबसे पहले हम आके अपने इस लेट्स सपोज इस सबसे लेफ्ट वाले सर्वर पे जाके ये चेक कर लेते हैं क्या हमारी ये सर्विस चल रही है। उसके लिए लेट्स सपोज मैं कमांड लिखता हूँ सर्विस क्रोन स्टेटस। अगर मैं देखूं तो आपको यहाँ पता चलेगा क्रोन डॉट सर्विस का नाम से ये सर्विस है, ये क्या है, एक्टिव है और रनिंग है। इसका मतलब है अगर इस सिस्टम पे आप कोई क्रोन जॉब बनाते हो तो आपकी भाईजान क्रोन जॉब बिल्कुल आराम से चल जाएगी, कोई मसला नहीं आएगा क्रोन जॉब के अंदर। तो आपने कहा क्या है कमांड, सर्विस क्रोन और स्टेटस। ठीक है जी, हम लोग अब ये देखना चाहते हैं कि तमाम इस सिस्टम पे कितनी क्रोन जॉब्स हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड होती है क्रोन टैब -l। ये क्या करती है, लिस्ट कर देती है तमाम आपकी बनाई हुई क्रोन जॉब्स को। लेट्स सपोज आपने उन जॉब्स को एडिट करना है या कोई नई जॉब उसमें लिखनी है, तो उसके लिए हमारे पास जो कमांड होती है वो होती है क्रोन टैब -e की कमांड। लेट्स सपोज आप कहते हो मैंने कोई, जैसे मैं अब क्रोन टेबल रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैंने कहा उसके लिए हमारे पास जो कमांड होती है -r। r का मतलब होता है रिमूव, e का मतलब होता है एडिट और l का मतलब होता है लिस्ट। तो ये सारी कमांड्स हम लोग बेसिकली यूज़ करेंगे, जिससे हम देखेंगे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रोन टैब -l। तो मैंने जब क्रोन टैब -l किया ना, तो उसने क्या लिखा है, नो क्रोन टैब फॉर युबंटू का कोई अभी जॉब नहीं बनाई, कोई भी आपने अभी तक कुछ सेट नहीं किया। तो हमने कहा अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, इससे पहले भी एक और एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क इसका कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मैं डिसेबल करना चाहता हूँ तमाम नॉर्मल यूजर्स पे क्रोन टैब को, मतलब कि मैं चाहता हूँ स्वाय रूट के कोई भी यूज़र क्रोन जॉब ना बना सके। उसकी रीज़न क्यों मैं करना चाहता हूँ कि हर बंदे को मैं क्यों डिसेबल करना चाहता हूँ, उसकी रीज़न ये है कि अगर मैं ये इजाज़त दूंगा तो हर बंदा अपनी अपनी क्रोन जॉब्स बनाता जाएगा। लेट्स सपोज मेरे लाइनक्स में 100 यूज़र्स हैं, तो 100 यूज़र्स अगर अपनी जॉब्स बनाएंगे तो उनकी उन जॉब से मेरी जो ये रिसोर्सेज हैं सर्वर के, वो तो यूटिलाइज हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे ये हर बंदे की जॉब्स नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ सिर्फ रूट की जॉब्स हों। तो मैं एक क्या काम करूंगा, मैं चाहता हूँ सारे नॉर्मल यूजर्स की जॉब ना हो सके, मतलब वो नॉर्मल यूजर्स जॉब ना बना सके क्रोन टैब के ऊपर, सिर्फ क्या है रूट बना सके। तो ये चीज़ अगर मैंने ब्लॉक करना है उनको कि वो ना ये यूज़ कर सके, तो मैं एक फ़ाइल बनाऊंगा। फाइल का नाम होगा सर, फाइल जो मैं बनाऊंगा उसका नाम होगा क्रोन डॉट अलाउ की नाम की फ़ाइल बनानी है आपने। और क्रोन डॉट अलाउ की फ़ाइल आपने बनानी कहाँ पे है सर, ये कन्फिग्रेशन फ़ाइल है। तो आपने आंखें बंद करके /etc में /etc के अंदर जाके आपने क्रोन डॉट अलाउ कर देना। अब ये फाइल सिंपल आपने खाली फाइल चाहे बना दें, अभी फिलहाल मैं कहता हूँ ये फाइल जो है ये आपने रूट के साथ बनानी है, या तो आप sudo को यूज़ कर लें। तो मैं कहा sudo खाली फाइल बना लेते हैं, टच /etc /cron.allow।
इससे पहले अगर अभी आपने देखा तो मैंने जब cron -l किया तो उसने मुझे बताया कि cron जॉब आपकी कोई है ही नहीं, इसलिए मैं कुछ दिखा नहीं रहा। तो लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे करता हूँ sudo touch/etc/cron.allow, जैसे ही मैं इसको एंटर करता हूँ ये मेरे पास यहाँ पे एक फाइल बन जाएगी etc के अंदर cron.allow की। इसके बाद अगर मैं दोबारा एक ये कमांड चलाता हूँ cron -l, तो देखें इस दफ़ा आपको एरर मैसेज आया है। उसने मैसेज एक दिया है, यू Ubuntu आर नॉट अलाउड टू यूज़ दिस प्रोग्राम। ये क्यों नहीं अलाउड? क्योंकि आप अब नॉर्मल यूज़र, तमाम नॉर्मल यूज़र जो हैं, अब वो ये नहीं बना सकते स्वाय रूट के। ये बात समझ आइए। मैं चाहता हूँ मेरी जो क्रॉन जॉब है सिंपल रूट बना सके, कोई भी नॉर्मल यूज़र मेरे लाइनक्स के सर्वर पे ना बना सके। आपने cron.allow के अंदर क्या करना है, बस खाली फाइल बना देनी है आपने etc के अंदर। तो इससे क्या होगा, सिर्फ रूट बना सकेगा आपकी फाइल। सर यहाँ तक बात समझ आइए। जी सर। क्लियर है जी। फिर इमोजीज आ रहे हैं जी, ओके है जी, इमोजी से ही पता चल गया हमें। अच्छा जी, मैं कहता हूँ कि यार ऐसा करो, आप ये काम करो कि Ubuntu के यूज़र को ना, तमाम नॉर्मल यूज़र में से Ubuntu के यूज़र को इजाज़त दे दो सिर्फ रूट और Ubuntu बना सकें। रूट तो बना ही सकता ना, Ubuntu भी बना सके, अली ना बना सके। लेट्स सपोज मेरे पास, अगर मैं देखूं कि मेरे पास अभी कौन से यूज़र यहाँ पे हैं, तो एक अहमद का भी यूज़र है, तो मैं कहता हूँ Ubuntu को इजाज़त दे दो। और उसके लिए मैं क्या काम करता हूँ, आपने दोबारा से क्या करना है, उस फाइल को एडिट करना है /etc/cron.allow की जो फाइल है, इसको आपने एडिट करना है। सिंपल इसके अंदर जाके लिख देना है जिस यूज़र को आपने अलाउ करना है। मैं कहता हूँ Ubuntu को अलाउ करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया Ubuntu। जैसे ही मैंने इसको Ubuntu लिखा और मैंने यहाँ पे इसको WQ करके एग्जिट किया सेव करके, तो अब अगर मैं दोबारा इस Ubuntu के यूज़र से cron tab -l करता हूँ, तो इस दफ़ा देखिए दोबारा उसने कहा कि आपके पास cron tab कोई है नहीं, लेकिन इसने ये नहीं कहा कि आपको परमिशन नहीं है। इसका ये मतलब है आपने कोई बनाई नहीं अभी तक, लेकिन आप यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब है आपको ये पता चल गया है, अगर आप चाहते हो कि सिर्फ रूट यूज़र यूज़ कर सके, तो आपने ये फाइल बना देनी है etc के अंदर जाके। और अगर जिस जिस यूज़र को आपने अलाउ करना है, सिंपल इस फाइल में जाके उस यूज़र का नाम लिखना है, वो यूज़र जो है cron tab के लिए अलाउ हो जाएगा, बाकी सारे डिसेबल ही रहेंगे। सर ठीक हो गए? जी सर। अच्छा जी, इसके आगे अगर देखें तो लेट्स सपोज मैं देखना चाहता हूँ किसी और यूज़र की क्रॉन जॉब्स उसने बनाई है या नहीं बनाई। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ cron tab -l से तो मेरी ही नज़र आएगी। मैं देखना चाहता हूँ -u अहमद का जो यूज़र है उसकी दिखा दो मुझे। पहली बात तो ये है कि जब आप ये करोगे ना, ये तो वो बता देगा कि आपके पास ये प्रिविलेज ही नहीं है कि आप किसी और बंदे की देख सको, रूट देख सकता है। जब अगर आप यहाँ पे sudo su रूट के साथ जाते हो और अब जाके लिखते हो cron tab -l -u अहमद। अच्छा, जब ये किया रूट ने, तो रूट को उसने कहा कि द यूजर अहमद कैन नॉट यूज दिस प्रोग्राम cron tab, क्योंकि आपको पता है सिर्फ मैंने Ubuntu को अलाउ किया था, अहमद को तो अलाउ ही नहीं किया। तो इसका मतलब है देखना चाहे तो सिर्फ रूट देख सकता है, और आप नॉर्मल यूज़र किसी की नहीं देख सकता अगर जब तक उसको पास परमिशन ना हो। तो हम लोगों ने अगर किसी और की देखनी है तो ये बेसिकली आपने यू करके उसके लिखना है, उसकी क्रॉन जॉब्स बेसिकली आपको नजर आने लग जाएगी। अब बेसिकली मैं एक सिंपल शेल स्क्रिप्ट बनाता हूँ, शेल स्क्रिप्ट। और शेल स्क्रिप्ट कुछ भी नहीं है, शेल स्क्रिप्ट सिंपल आप कह लो कि सिंपल फाइल है जिसके अंदर आपकी लाइनक्स की कमांड है, और आपने जिस ऑर्डर के अंदर बेसिकली आपने उस लाइनक्स की कमांड को आप कह लो कि आपने जिस ऑर्डर के अंदर लाइनक्स की कमांड लिखनी है ना, उसी ऑर्डर पे उसने एग्जीक्यूट होना है। सिंपल एक फाइल है, जिस ऑर्डर पे उसके अंदर आपने कमांड्स लिखनी है ना, वो कमांड्स वैसी एग्जीक्यूट होनी है। तो मैं एक सिंपल जो है आपकी लाइनक्स की जो शेल स्क्रिप्ट है बेसिकली वो लिखने लगा हूँ।
लेट्स सपोज मैं उसको एडिटर पे, विम के एडिटर पे लिखता हूँ और मैं कहता हूँ hello डॉट sh की जो फाइल है इसको आप क्या करो, लिखो जी। hello डॉट sh की फाइल में जाके इंसर्ट के लिए आई लिखा मैंने, और मैं सिंपल, आपको पता है एको की कमांड क्या करती है, सिर्फ डिस्प्ले कराती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हेलो वेलकम टू वेलकम टू पिनाक्लाउड, और अगली लाइन पे फिर मैं लिख देता हूँ एको गुड मॉर्निंग, और फिर मैं अगली लाइन पे लिख देता हूँ एको today's date is, और नीचे मैं कमांड लिखता हूँ डेट। आपको पता है डेट की कमांड डेट दिखाती है। तो ये मैंने कुछ लाइनक्स की सिंपल 3-4 लाइनों पे ये सिर्फ कमांड्स ही लिख दी हैं। क्या की है, ये 3-4 कमांड्स ऐसे लाइन वाइज लिखती है, और इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ सर। जब मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ और मैं इसे कहता हूँ ls करो, तो ये मुझे वो यहाँ पे दिखा रहा है कि आपके पास ये hello डॉट sh है। मैं इसको एग्जीक्यूट कैसे कर सकता हूँ, शेल स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के डिफरेंट तरीके हैं। उसमें से एक तरीका है कि आप डॉट फॉरवर्ड स्लैश और उस शेल स्क्रिप्ट का नाम लिख दें hello डॉट sh। आप क्या लिखें, डॉट फॉरवर्ड स्लैश hello डॉट sh। जैसे ही मैं इसको एंटर करता हूँ तो मुझे कहता है आपके पास परमिशन नहीं है। अब आपको पता चलेगा कि एग्जीक्यूट की परमिशन का क्या क्या लो कि उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। अब वो कहता है आपके पास परमिशन नहीं है। जब मैं ls-l करता हूँ, मैं ls-l करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ls-l करने से किधर गई है ये फाइल, hello डॉट sh, इसको रीड एंड राइट की तो है लेकिन इसको एग्जीक्यूट की नहीं है। तो स्क्रिप्ट हमेशा एग्जीक्यूट होती है। तो कहता है कि आपके पास परमिशन नहीं है, तो मैं क्या काम करूंगा, इसको एग्जीक्यूट की परमिशन दूंगा। तो उसके लिए मैं लेट्स सपोज ये वाला तरीका यूज कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ chmod यूजर को देनी है प्लस एक्स की परमिशन। इसका मतलब यूजर को देनी है एग्जीक्यूट की परमिशन किस फाइल में, hello डॉट sh पे। जैसे ही मैंने दिया ls किया, तो अब hello डॉट sh का आपका कलर भी देख लें कि ग्रीन हो गया होगा। इसके पास अगर ls-l करके भी देखें तो अब इसके पास ये x की भी परमिशन आ गई है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कराना चाहता हूँ, तो एग्जीक्यूट कैसे हो सकती है जी, डॉट फॉरवर्ड स्लैश और फिर मैं लिखूंगा hello डॉट sh। तो देखें जब इसके अंदर जो चीज़ें लिखी थी वो लाइन वाइज ही एग्जीक्यूट हो गई है। पहले लिखा था वेलकम टू पिनाक्लाउड गुड मॉर्निंग टुडे डेट इज, और उसने डेट की कमांड को एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये एक बेसिक लाइन, एक शेल स्क्रिप्ट थी जिसको हमने एग्जीक्यूट किया और उसने मुझे यहाँ पे उसका आउटपुट दे दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये वाली जो स्क्रिप्ट है इसको हर मिनट ये मेरी चले, हर मिनट बाद ये स्क्रिप्ट मेरी एग्जीक्यूट होए। अब ये हर मिनट बाद कैसे एग्जीक्यूट होएगी, आपको उसके लिए पहले क्रॉन टैब का फॉर्मेट देखना पड़ेगा। तो क्रॉन टैब का फॉर्मेट देखने के लिए ये वाली, आप इस वाले पिक्चर से रेफरेंस ले सकते हैं कि ये क्रॉन टैब का बेसिकली फॉर्मेट है। 1 2 3 4 5 बेसिकली आपके पास स्टार्स की जगह है। बेसिक स्टार्स मतलब 5 आपके पास वैल्यूज हैं। लास्ट पे आप अपनी कमांड या स्क्रिप्ट का नाम लेते हैं। पहली चीज रिप्रेजेंट करती है, याद रखना, मिनट्स को, मिनट्स। दूसरी चीज रिप्रेजेंट करती है ऑड्स को। तीसरी चीज रिप्रेजेंट करती है डे ऑफ मंथ को। चौथी मंथ को और लास्ट डे ऑफ वीक को। अगर देखो तो पहले में वैल्यू क्या आ सकती है, 0 से लेके 59 तक। 0 से 59 का मतलब क्या, मिनट है वो। 0 मिनट का मतलब है पहला मिनट, ये दूसरा मिनट, तीसरा मिनट। और किस और का क्या मतलब है जी, और का मतलब है जी 24 घंटे की फॉर्मेट पे उन्होंने रखा है। लेट्स सपोज मैंने अगर 2 बजे का टाइम देना है तो 2 बजे का मतलब है मैंने 14 देना है। 14 का मेरे ख्याल से मतलब 2 होता है। डे ऑफ मंथ 1 से लेके 31 तक। मंथ क्या है जी, आपका 1 से लेके 12 तक, यहाँ ऐसे दे दो, या पहले 3 का ऐसे लेटर लिख के आप इस तरह से भी मंथ दे सकते हो। डे ऑफ वीक जो है वो 0 से लेके 6 तक है। 0 रिप्रेजेंट करता है संडे से और सैटरडे रिप्रेजेंट करता है 6 को। इसी तरह से आप बेसिकली इन वैल्यूज़ को देख के कर सकते हो। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मैंने हर मिनट चलानी है। पहले तो मैं कहता हूँ, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ स्टैटिक 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 और लास्ट पे अपनी कोई भी कमांड, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मेरी कमांड है /home/ ubuntu के अंदर
hello.sh ये स्क्रिप्ट है। इस स्क्रिप्ट को मैंने कहा तुमने चलाना है। मैं क्या कहता हूँ /home/ubuntu hello.sh इस स्क्रिप्ट को आपने चलाना है। अब इस स्क्रिप्ट को किस तरह चलाना है, किस ऑर्डर पे चलाना है, किस टाइम पे चलाना है, ये कौन रिप्रेजेंट करेगा? ये 5 चीज़ें। अगर मैं कहता हूँ ना स्टैटिक स्टैटिक स्टैटिक, इसका मतलब होता है ऑल। इस ऑल का मतलब क्या है? अगर मैं इस ऑल का मतलब बताता हूँ तो इस ऑल का मतलब है अगर उसी इमेज पे चले जाए तो हर मिनट, इसका मतलब हर घंटे, हर महीने, हर मंथ का डे बेसिकली, हर महीने, उसके बाद आप कह लो कि हर डे ऑफ वीक। तो इसका मतलब है स्टैटिक का मतलब है हर टाइम, इसका मतलब ये चलती रहे। अगर मैं कहता हूँ एवरी 1 मिनट, तो मैं यहाँ पे अगर इस तरह से लिखता हूँ ना /1, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है बाय 1 का मतलब है हर 1 मिनट बाद। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, हर 2 मिनट बाद, इसका मतलब अगर जितना आप लिखो इसका मतलब है कितने मिनट बाद। तो मेरी पहली रिक्वायरमेंट थी कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो ये है ये हर मिनट बाद चले, तो मैंने इसको इस तरह से लिखा। अच्छा, कई दफ़ा आप लोग को ये होता है कि प्रॉब्लम होती है कि यार किस तरह से ये बनना, हमें बनाने में मुश्किल हो रही है कि लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि हर आधी रात को लेट्स सपोज 12 बजे संडे वाले दिन इतने मतलब बजे ये वाली चीज़ चल जाया करे। तो ये चीज़ बनाने में अगर आप लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है, वैसे तो ये आपके सामने फॉर्मेट है, इसके मुताबिक आप यूज़ कर सकते हो, अपना वो बना सकते हो। अगर फिर भी हो रही है तो मैं यहाँ पे एक वेबसाइट अभी आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ। उस वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं, उस वेबसाइट का काम उसने आपका काम बड़ा आसान कर दिया। वो मैं भी आपको वेबसाइट भी दिखा दूंगा, लेकिन लेट्स सपोज पहले हम ये वाली एक काम करते हैं। बल्कि ऐसा करता हूँ, पहले वेबसाइट पे ले जाते हैं। वेबसाइट हमारे पास है, यहाँ पे आपने लिखना है cron tab generator.org। ये एक वेबसाइट है सर, ये बड़ी अच्छी वेबसाइट है जो आपका सारा काम आसान कर देगी। यहाँ पे तो आपको ये इंग्लिश तो बताना, लेट्स सपोज आप कहते हो एवरी मिनट चलाना है, आप इधर से ऑप्शन सेलेक्ट करें, लास्ट पे जाके जनरेट करें, आपको सर वो कमांड जनरेट करके दे देगा। जैसे ये अभी मैं आपको इसका वेबसाइट पर डेमो, जब हम इसे आगे करेंगे ना डेमो, मैं इसको वेबसाइट से बना के आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये वेबसाइट से आपका काम आसान हो जाएगा। इस चीज़ को आपने समझ लें कि किस तरह से होता है। मुश्किल होगी तो वेबसाइट के थ्रू बना लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। कि अगर आपको ये बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब मैं चाहता हूँ ये मेरी स्क्रिप्ट है, हर 1 मिनट बाद चले, तो 1 मिनट के लिए तो मैंने कह दिया हर चीज़ में मतलब है ये चलती रहे, लेकिन हर 1 मिनट बाद चले। तो ये मैंने यहाँ बना तो ली। अब इसको चलाएं कैसे? पहली चीज़, अब इसकी कोई आउटपुट तो आनी है ना। जैसे मैंने जब hello.sh अभी यहाँ चलाया था, इसकी आउटपुट आई, इस आउटपुट को किसी फाइल में भी रखना है। ये आउटपुट कहाँ पे डिस्प्ले हो? किसी फाइल में जाके आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या कहता हूँ, ये इसकी आउटपुट के लिए इसको किसी फाइल में फेंकना है। इसको किसी फाइल में फेंकने के लिए आपको रीडायरेक्टर, किसी रीडायरेक्टर की ज़रूरत होएगी। तो लाइनक्स में आप यूज़ करते हो या तो ये या तो ये जो पहले नंबर वाला है ना, ये रिप्रेजेंट करता है, ये कहता है रीडायरेक्ट आपकी जो भी स्टैंडर्ड आउटपुट होती है ना, ये आपकी जो स्टैंडर्ड आउटपुट होती है उसको रीडायरेक्ट करता है। और जो ये है ये अपेंड करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ये काम करना चाह रहा हूँ। मैं कहता हूँ जो भी तुम्हारी आउटपुट आए इसको तुम भेज दो कहाँ पे? ऐसा करो, एक फाइल बनाओ /home/ubuntu के अंदर, और उस फाइल का नाम लेट्स सपोज लिख दो hello.log। तो इसके अंदर भेज देना। जो भी आउटपुट आया उसको कहाँ भेज देना। इसकी जल्दी से एग्जांपल एक ये भी जल्दी से करके दिखा दूँ कि लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मेरे पास यहाँ पे कोई, यहाँ पे मैं कहता हूँ एको, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ हेलो। आपको पता है कि इसने आउटपुट पे क्या देना, हेलो। लेकिन मैं कहता हूँ ये आउटपुट मुझे यहाँ पे नहीं आए, ये आउटपुट मुझे कहाँ पे लेके जाए? एक फाइल बन जाए t.txt के नाम की। ये जो आउटपुट है ये रीडायरेक्ट हो जाए इस फाइल के अंदर। तो मैं जैसे ही एंटर करूंगा ये आउटपुट इधर शो नहीं हुई, लेकिन अगर आप ls करेंगे तो एक फाइल t.txt बनी होगी। अगर मैं cat t.txt को करता हूँ तो आप देखेंगे वो आउटपुट उसके अंदर आई है। इसका मतलब है वो आउटपुट उसके अंदर रीडायरेक्ट हो गई है। लेकिन लेट्स सपोज मैं कहता हूँ echo वेलकम, और मैं फिर इसको क्या कह देता हूँ, रीडायरेक्ट करा दो t.txt पे।
ठीक है। अब मैं जब दोबारा जाके t.txt को देखता हूँ तो इसके अंदर वो हेलो तो गायब हो गया, लेकिन वेलकम आया, इसने उसको रिप्लेस किया, उसने इसको ओवरराइड किया है। लेकिन मैं चाहता हूँ इसको ओवरराइड ना करे। अगर आप चाहते हैं कि ये पहली आउटपुट के दूसरी आउटपुट उसके ऊपर जैसे अगली लाइन पे लिख ले, तो आप उसको अपेंड करोगे। जैसे मैं कहता हूँ वेलकम तो आ गया, अब मैं कहता हूँ वेलकम नेक्स्ट लाइन पे आ जाए लिखा हुआ पिना क्लाउड। अच्छा, यहाँ पे जब मैंने इसको पिना क्लाउड लिखना है ना, अगर मैं इस तरह करता हूँ तो ये इसने उसको ही रिप्लेस करते हैं ना, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ इसका मतलब होता है अपेंड कर दो। तो अगर अब मैं इसको चलाता हूँ, अब दोबारा cat.t.txt को देखता हूँ, तो अब देखें कि उसने क्या किया, वेलकम पिना क्लाउड। अब इस दफ़ा इसके साथ वो अपेंड करेगा, इसके साथ वो सिर्फ रिप्लेस करेगा उसको। तो इसी को अगर मैं अपनी इस एग्जांपल के साथ लेके आऊँ तो ये कह रहा है कि मैंने कहा ये वाली चीज़ चलानी है तुमने हर 1 मिनट बाद, हर 1 मिनट बाद तुमने ये चीज़ चलानी है। ये चीज़ चला के तुमने कहाँ पे इस एक फाइल बना देना, उसके अंदर उसको तुमने रखना है। चले सबसे पहले इसको हम लोग करके देखते हैं। इसको करने के लिए हम लोग अगर यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद इधर आने के बाद मैं लेट्स सपोज कोई एडिट करना चाह रहा हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ cron tab -e फॉर एडिट। जैसे ही मैं इसको एंटर करता हूँ वो आपसे पूछ रहा है ये जो फाइल खुलनी है ना, ये फाइल आप नैनो एडिटर से खोलना चाहते हो, विम से, किस से खोलना चाहते हो? मैं कहता हूँ वन सेलेक्ट कर लो, नैनो से ही खोल लेते हैं। मैंने वन किया तो एक ये फाइल खुल गई है, इसमें कुछ उसने एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। तो जैसे उसने यहाँ पे एक एग्जांपल दी है एट 5 AM एवरी वीक, उसने यहाँ पे उसकी एग्जांपल ऐसे दे दी है। हम कहते हैं हमें एग्जांपल की ज़रूरत नहीं है, हम अपना लेके आए हुए हैं, हमने उसको इधर पेस्ट किया। मैंने कहा हर 1 मिनट बाद ये वाली स्क्रिप्ट चलाना और उसकी आउटपुट hello.log की फाइल पे रख देना, हर 1 मिनट बाद चलेगी, याद रखना। जैसे मैं इसको कंट्रोल O करता हूँ और कंट्रोल X जैसे ही मैं करता हूँ तो आप देखेंगे ls करना, तो अभी यहाँ पे आपको hello.log की फाइल नज़र नहीं आएगी। अगर आप देखें तो इधर कहीं पे भी hello.log की फाइल नहीं है, लेकिन 1 मिनट का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही 1 मिनट होएगा फिर मैं दोबारा ls करूँगा तो आप देखना कि आपको यहाँ पे एक फाइल नज़र आएगी ls hello.log की फाइल। सर ये hello.log की फाइल कैसे आई? अगर मैं इसको कैट करता हूँ hello.log की फाइल को, hello.log की फाइल को, तो आप देख रहे हैं ये वही आउटपुट नहीं है। इस जगह 1259 के ऊपर ही आउटपुट आई है, 1259 के ऊपर ही आउटपुट आई है। तो ये हर अब जैसे अब ये 59 के बाद जैसे ही ये चेंज होना है 1 मिनट बाद आप देखना इसको दोबारा, तो क्योंकि वो मैंने इसने इसको रिप्लेस करके नेक्स्ट टाइम इसने दिखा देना है, क्योंकि 1 मिनट जब हो जाना है 1 मिनट फिर वेट करते हैं। तो इसका मतलब है हर 1 मिनट बाद अगर आपकी फाइल चल ये सही चीज़ चल आपकी क्रॉन जॉब चल रही हुई तो आपको यहाँ पे अपडेटेड मिला करेगा हर 1 मिनट बाद। अगर अभी मैं देखूँ तो ये 2 सेकंड बाद हम अभी देखते हैं। अगर मैं जब दोबारा इसको कैट करता हूँ तो सर यहाँ पे देखें टाइम क्या आ रहा है। इसका मतलब है हर 1 मिनट बाद आपकी वो जॉब चल रही है। अब मैं देखना चाहता हूँ तो कैसे देखो, cron tab -l, तो कहता है ये जी आपकी जॉब चल रही है। कहता है कि हर 1 मिनट बाद आप कहते हो ये चलाओ, ये तो आपकी बात समझ आ गई है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, लेट्स सपोज अगर हमारी स्क्रिप्ट में कोई एरर हुआ तो ये एरर नहीं दिखाएगा। देखो मैं जानबूझ के ऐसा करता हूँ, मैं अपनी स्क्रिप्ट को खोलता हूँ, मैं कहता हूँ नैनो hello.sh, उधर जाके जानबूझ के ऐसा करते हैं डेट के स्पेलिंग गलत कर देते हैं। मैं कहता हूँ ये जैसे ही डेट के स्पेलिंग गलत होने हैं ना, तो ये इसका मतलब है आप कह लो कि डेट के उस नाम से कोई कमांड नहीं, तो एरर आना चाहिए। तो अगर मैं इसके बाद दोबारा कैट hello.log करता हूँ ना, 1 मिनट गुजरने दें, जब 1 मिनट जैसे ही गुजरेगा दोबारा मैं देखता हूँ ना, देखें इस दफ़ा उसने टुडे डेट इस तक, क्योंकि वो तो सिंपल कमांड थी वो डिस्प्ले की, वो डेट की कमांड में एरर आया, उसने मुझे एरर शो नहीं कराया। एक ये पॉइंट है, उसने मुझे एरर शो नहीं कराया। अगर आप चाहते हो कि आपकी स्क्रिप्ट आपको एरर भी शो करवाए तो सर उसके लिए आपको फाइल डिस्क्रिप्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लाइनक्स में कुछ फाइल डिस्क्रिप्टर्स होते हैं, लाइनक्स के अंदर जो फाइल डिस्क्रिप्टर्स हैं वो हमारे पास एक है जी, हमारे पास 0, 1 और 2। सर 0 रिप्रेजेंट करता है आपके
स्टैंडर्ड इनपुट को, 1 रिप्रेजेंट करता है आपके स्टैंडर्ड आउटपुट को, और 2 रिप्रेजेंट करता है आपके स्टैंडर्ड एरर को। किसको जी? स्टैंडर्ड एरर को। अब ये जो इसने यहाँ पे लिखा, अब मुझे ये बताएं कि अब 2 रिप्रेजेंट करता है, मैं यहाँ पे मुझे बाय डिफ़ॉल्ट वो दिखाता है जस्ट स्टैंडर्ड आउटपुट। मैं ऐसा करना चाहता हूँ ये मुझे स्टैंडर्ड एरर भी दिखाए, तो मुझे लास्ट पे लिखना पड़ेगा 2 का मतलब है स्टैंडर्ड एरर, उसका मैंने कहा दिखाना, एंड का सिंबल लगा के 1 का मतलब है आउटपुट। इसका ये मतलब है, इस कमांड को अगर आप इसी तरह से भी याद कर लो तो उसका मतलब है कि मुझे स्टैंडर्ड आउटपुट भी एरर भी दिखाना है जब तुम आउटपुट भी दिखा रहे हो। तो अब मैं अपनी अगर अपनी वाली जो क्रॉन टैब है उसको एडिट करता हूँ -e के साथ, तो लास्ट पे जाके सिंपल एक काम करता हूँ, लास्ट पे जाके इधर जाके लास्ट पे लिख देता हूँ 2 एंड 1। मुझे आउटपुट भी दिखानी है और एरर भी दिखाना है। इसको मैं कहता हूँ सेव। अब मैं कैट कर रहा हूँ ना, अभी तक उसने मुझे कुछ नहीं दिखाया। हम 1 मिनट का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही 1 मिनट गुजरेगा, क्योंकि वो 3 का मिनट अभी आपके सामने, अगर मैं आपको दिखाऊं, जो 3 वाला मिनट है वो अभी हुआ ही है। ये देखें, अभी ये हुआ ही था। तो उसने मुझे अब क्या किया, उसने कहा DATT जो कमांड है वो नहीं मिली मुझे इस दफ़ा। पहले देखें, पहले जब वो एरर आता था उसने एरर नहीं दिखाया, लेकिन मैंने उसको कहा तुमने अब मुझे एरर भी दिखाना है, तो उसके बाद अब उसने मुझे यहाँ पे एरर भी दिखा दिया। अब मैं अपनी जो फाइल है, जो मेरी स्क्रिप्ट है, उसको मैं ठीक करता हूँ। hello.sh की जो स्क्रिप्ट है इसको मैं ठीक करता हूँ। कमांड को जाके कहता हूँ डेट की कमांड ठीक करो, x दोबारा कैट करते हैं जी। 1 मिनट बाद हम देखेंगे कि दोबारा ये आनी चाहिए हमारे उधर। तो हम लोग देखते हैं कि 4 मिनट पे कितना टाइम है जी। ये लें जी। हाँ, मैं जब दोबारा कैट करता हूँ तो आप देखें आपका काम बिल्कुल ठीक हुआ। लेकिन आपने ये चीज़ देखी होगी, ये क्या कर रहा है, ये जो आ रहा है पिछली आउटपुट को रिप्लेस कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो हमने रीडायरेक्ट का सिंबल लगाया है। मैं चाहता हूँ वो पिछली आउटपुट को रिप्लेस ना करे, तो सर वहाँ पे जाके सिंपल आपने क्या करना है, आपने लिखना है क्रॉन टैब -e के साथ एडिट करें, और नीचे जाके आप उसको कह दें सर, यहाँ पे जाके इधर आके इधर आएँ और इधर आके उसको कहें अपेंड किया करो। अब देखना जब 1 मिनट बाद होगा ना, 1 मिनट बाद जब आपका इधर आप कैट करेंगे ना, 1 मिनट जैसे ही गुजरेगा, अब नेक्स्ट आउटपुट उसके नीचे नज़र आएगी। 4 है ना, अब 5वें मिनट पे जैसे ही हम आएंगे 10 सेकंड बाद, तो आप देखेंगे कि ये अब अपेंड करेगा। अब मैं देखता हूँ, दोबारा देखते हैं सर। ये देखिए जी, पहली पुरानी आउटपुट ये यहाँ तक थी सर, ये अगली। अब ये चुप करके इसको अपेंड किया जाएगा हर 1 मिनट बाद। सर बात समझ आ गई है यहाँ तक? क्लियर है जी सर यहाँ सर। पे? जी ज़ुहैब, आपका कोई क्वेश्चन है? नो सर, फाइन। आपकी आवाज़ नहीं आ रही ज़ुहैब, अगर क्वेश्चन पूछ रहे हो तो चैट पे नहीं लिख नहीं लो। सर, फाइन। दोबारा बोलना। अच्छा नहीं, ठीक है। तो इससे आगे एक तो है, अगर कोई बंदा कहता है कि आपने कोई जैसे 3-4 जॉब्स आपकी चल रही हैं, आपने कोई एक जॉब जैसे रोकनी है, तो आप उसको सर क्या कर सकते हैं, टेम्परेरी रोकनी है ना, तो उसके लिए रिकमेंडेशन यही है कि आप चुप करके यहाँ पे आएँ और इधर आके इसको हैश लगा दें। हैश का यहाँ मतलब है कमेंट। जैसे ही आप यहाँ आके कमेंट लगाएंगे ना सर, वो जॉब फिर नहीं चलेगी। वो जॉब जो है
आप उसको कमेंट करके रोक ले, जब आपका दिल करे दोबारा चला लें। तो ये हैश का मतलब क्या है, कमेंट करना, और आप उसको रोक सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं परमानेंटली मैंने डिलीट करनी है, कि मैं कहता हूँ कि मैंने परमानेंटली मेरी क्राउन टेबल डिलीट हो जाए, तो सर उसके लिए आपके पास क्राउन टैब -r का ऑप्शन है। इससे वो बगैर पूछे डिलीट कर देगा। अगर आप कहते हो एक दफ़ा मुझसे कंफर्मेशन ले ले, तो आप -i का ऑप्शन लगा सकते हो, जिसका मतलब होता है इंटरेक्टिव कंफर्मेशन। और मुझे पूछ रहा है आप डिलीट करना चाहते हो, अगर मैंने वाई लिख के एंटर किया सर, अगर आप दोबारा जब चेक करोगे ना क्रोन टैब -l, वो कहेगा सर अब कुछ नहीं है। ठीक है सर। तो इस तरह से आप अपने क्रोन टैब को डिलीट भी कर सकते हो। इसकी हम एक दो थोड़ी सी एग्जांपल्स और देखते हैं, ताकि आपको और अच्छी तरीके से इसका क्लियर हो जाए क्रोन टैब को। लेकिन बेसिक एग्जांपल सबसे पहले देखिए है। बेसिक एग्जांपल में अगर आप लोग क्लियर हैं, तो हम थोड़ी सी इसको आगे थोड़ा सा एक दो थोड़ी सी एडवांस एग्जांपल भी देख लेते हैं। इधर क्लियर है सर सारों को? चलें जी, आगे चलते हैं। और आगे जाते हैं। एक एग्जांपल है बड़ी आप कह लो कि इम्पोर्टेंट भी है। आप लोग जैसे साथ इसको थोड़ा ध्यान से देखो, आप लोगों की कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक कमांड भी है। कमांड पहले अगर देख लेना, उसके बाद एग्जांपल देखेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। कमांड है आपके पास rsync की कमांड। rsync की कमांड बेसिकली क्या करती है, ये बेसिकली आपकी आप एक डायरेक्टरी दूसरी डायरेक्टरी पे सिंक करा जैसे करना चाहते हो ना, तो आपको करती है। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ इसकी, पहले मैनुअल चला के देखते हैं। मैनुअल कमांड चलानी है ना, तो ये है जी पहले मैनुअल कमांड के। लेट्स सपोज आप कहते हो मैं चाहता हूँ कि मेरी एक डायरेक्टरी है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ना पहले mkdir के नाम पे एक डायरेक्टरी नहीं बना लेता हूँ, न्यू dir के नाम से ls करता हूँ, तो ये मेरे पास न्यू dir बन के। मैं कहता हूँ कि मेरी एक ls लिनक्स करें ज़रा, देखिए इसके अंदर कुछ है। अच्छा ठीक है, मैं चाहता हूँ ये जो मेरी लिनक्स की डायरेक्टरी है ना, या उसके लिए भी नई डायरेक्टरी यहाँ पे बना लेते हैं mkdir इम्पोर्टेंट के नाम से। चलो बना लेते हैं इम्पोर्टेंट। अब जी मेरे पास एक इम्पोर्टेंट की डायरेक्टरी है और एक मेरे पास है न्यू डायरेक्टरी। ऐसा करते हैं, इम्पोर्टेंट की डायरेक्टरी के अंदर जाके कुछ एक फ़ाइल बना लेते हैं। मैं कहता हूँ टच abc.txt, और एक मैं डायरेक्टरी बना लेता हूँ xyz के नाम से। तो इम्पोर्टेंट की जो डायरेक्टरी है उसके अंदर ये दो चीज़ें बनी हुई हैं। ठीक है। और अगर मैं बाहर आ जाऊँ तो यहाँ पे एक खाली है। मैं समझता हूँ कि ये मेरे एक बैकअप है, मैं इसको सिंक करना चाहता हूँ इसके ऊपर। मैं चाहता हूँ ये जो सारा कुछ है वो इसके अंदर जाके सिंक हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं r सिंक की कमांड यूज़ करता हूँ। -a का एक ऑप्शन यूज़ करता हूँ, क्या होता है वो भी बता देता हूँ। पहले मैं इसको यूज़ कर लूँ /home/ubuntu के अंदर एक इम्पोर्टेंट के नाम से डायरेक्टरी है, उसको किसके अंदर करना है, /home/ubuntu के नाम से न्यू डायरेक्टरी है एक, उसके अंदर करना है। सर जैसे ही मैंने किया, इस कमांड को चलाया, अब आपने देखना है कि जो पहले ये खाली डायरेक्टरी थी, अगर मैं न्यू डायरेक्टरी के अंदर जाता हूँ ls करता हूँ, तो सर इसके अंदर वही चीज़ें आ गई हैं जो इस डायरेक्टरी के अंदर थी। अगर लेट्स सपोज मैं अभी आके इम्पोर्टेंट की डायरेक्टरी पे देखता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं कहता हूँ cd इम्पोर्टेंट की डायरेक्टरी, cd इम्पोर्टेंट की डायरेक्टरी में जाता हूँ, और इम्पोर्टेंट की डायरेक्टरी में जाके इस फाइल में कुछ एडिट कर देता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ nano abc.txt पे जाके मैं कह देता हूँ हेलो लिख देते हैं। इसके अंदर हेलो लिख दिया है। कैट करो abc.txt, इसके अंदर हेलो लिखा हुआ है। लेकिन अगर अभी जाके देखो ना वहाँ पे न्यू डायरेक्टरी के अंदर, और मैं कहता हूँ कैट करो उसकी abc, तो उसकी abc अभी खाली है, क्योंकि वहाँ तक अभी सिंक ही नहीं हुआ। तो अगर मैं जब दोबारा यहाँ पे कमांड लगाता हूँ सिंक की, मैं कहता हूँ दोबारा तुम क्या करो, सिंक करो इस डायरेक्टरी को उसके साथ। जैसे ही मैंने सिंक की दोबारा कमांड लगाई,
अब दोबारा मैं जब न्यू डायरेक्टरी में जाता हूँ और उधर जाके मैं दोबारा कैट abc करता हूँ तो उधर सर वो चीज़ सिंक हो गई है। इसका मतलब है जैसे आप लोगों ने कभी इसको इस तरह से आसान में देख ले, कभी देखा हो मोबाइल और कंप्यूटर में कोई चीज़ आप चला रहे हो, वो कहते हैं ना सिंक करना है आपने इसके साथ, तो जब आप सिंक कर लेते हो तो जो चीज़ यहाँ पे होती है वही चीज़ उधर हो जाती है। तो यही चीज़ है कि लेट्स सपोज मैं इसको इसकी एज अ बैकअप यहाँ पे रखा है, तो जो चीज़ इधर है वो सिंक होना चाहते हैं इधर। मैं चाहता हूँ ये जो सिंक है ना, ये जो सिंक की कमांड है ये चले कब, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मिडनाइट, आप कह लो मिडनाइट का क्या जी टाइम होता है, 12 बजे, ठीक है। मैं कहता हूँ मिडनाइट हर संडे की मिडनाइट, और जैसे ही 12 बजे फ़ौरन चल जाए। ये मेरी रिक्वायरमेंट है कि हर संडे वाले दिन, महीने में 4 संडे होते हैं, ठीक है, हर संडे की रात को 12 बजे ये स्क्रिप्ट चले, और जोन सी भी डाटा लेट्स सपोज इसके अंदर है ना, वो सारा डाटा आपका इसके अंदर आ जाए। सर समझ आई बात की मैं क्या कह रहा हूँ? इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा उठ के बैठिएगा। क्वेश्चन की समझ आई है? सर क्वेश्चन की समझ आई है? मैंने ये कहा कि मैं चाहता हूँ कि ये जो इम्पोर्टेंट के अंदर जो भी डाटा है, ये डाटा उठ के इस न्यू डायरेक्टरी में आ जाया करे हर संडे की, आप कह लो कि 12 बजे, हर संडे 12 बजे ये ऐसे आ जाया करे। अब इसके लिए लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मुझे वो लिखने में मुश्किल हो रही है, मुझे लिखने में ये मुश्किल हो रही है कि किस तरह से, लेट्स सपोज अगर हम खुद लिखने की पहले कोशिश करें, फिर मैं आपको यही चीज़ उस टूल के साथ करके दिखाता हूँ। अब लेट्स सपोज 5 आपके पास वैल्यूज़ हैं। पहली अगर आप मुश्किल है तो पहले आप इस तरह टेबल देख लो। पहली चीज़ है मिनट, कितने मिनट पे चले, जैसे 12 बज के 2 मिनट पे चले, 10 मिनट पे चले, कितने पे चले। मैं ऐसे कहता हूँ 0, इसका मतलब है 12 बज के 0 मिनट पे चले, इसका ये मतलब है। कितने और पे चले, अगर आप देखो तो ये 24 आवर फॉर्मेट के अंदर है, तो ये जो 0 है ना, ये बेसिकली रात के 12 से शुरू हो रहा है। तो मैं कहता हूँ 0, इस 0 का मतलब है रात के 12 बजे, मिडनाइट, ठीक है। अच्छा मैं कहता हूँ हर महीने के दिन पे चले, तीसरा यही है, हर महीने चले, हाँ, और संडे वाले दिन चले। अगर संडे वाले दिन चलाना है तो संडे रिप्रेजेंट करता है यहाँ तो 0 से, यहाँ तो सन लिख लो, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0। आगे क्या है, आगे इसकी कमांड है। आगे कमांड कैसे लिखनी है सर, वो रीसिंक की कमांड, अभी जो ये आर सिंक की कमांड मैंने जो लगाई है, इसको मैं सिंपल यहाँ से करता हूँ कॉपी, इसको मैं यहाँ पे आगे करता हूँ पेस्ट। तो इसका मतलब है ये है मेरी कमांड इस तरह होनी चाहिए। अच्छा यही चीज़ लेट्स सपोज मैं अब उसके साथ बनाना चाहता हूँ, उस टूल के साथ, तो कैसे बनाऊँगा? मैं कहता हूँ अच्छा कैसे, मिनट क्या है, मैंने कहा 0th मिनट, घंटे पे मैं कहता हूँ यहाँ पे मिडनाइट को चले, और मंथ पे मैंने उसको कहा एवरी मंथ, एवरी डे ऑफ मंथ, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो कि जैसे 3 तारीख को चले, या आपकी मर्जी है, मैं अभी ये रिक्वायरमेंट है। और किस दिन चले, मैं कहता हूँ संडे वाले दिन चले। जोन जोन सी चीज़ें मैंने कहा था, मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट कर ली। यहाँ पे कहता है कमांड कौन सी एग्जीक्यूट करनी है वो बता दो। कमांड हमें पता है कौन सी एग्जीक्यूट करनी है, कमांड हमने कहा ये लिए एग्जीक्यूट करनी है, ये हमने यहाँ से आगे कॉपी की, यहाँ पे आके हमने इसको किया पेस्ट, यहाँ से नीचे जाके हमने कहा जनरेट कर दो। सर जनरेट जैसे ही मैंने इसको किया, अगर आप देखें तो इसने वही चीज़ नहीं बनाई, 0 0 ***0, हमारी क्या बनी थी 0 0 ***0। तो बेसिकली आपको इंग्लिश तो समझ आती है ना, तो इंग्लिश अगर आपको समझ आती है तो आप इसका यूज़ करते हुए अपनी कमांड्स बना सकते हो। आपको बस पता हो कि क्या आप कह रहे हो। तो मेरी रिक्वायरमेंट जो थी मैंने उस हिसाब से ये बनाया, ये है। लेकिन अब मैंने आपको जब टेस्ट कराना है तो मैं टेस्ट आपको ये तो नहीं कर सकता, वरना संडे तक का इंतज़ार रात 12 बजे तक करना पड़ेगा। इसको टेस्ट भी वैसे ही करते हैं, इसके लिए भी मैं कहता हूँ ऐसे ही करते हैं कि मैं इस तरह से करता हूँ, इसको हर 1 मिनट बाद ही चलाते हैं टेस्टिंग के लिए। मैं इसको कहता हूँ हर 1 मिनट बाद ही चले, /1 का मतलब क्या है, हर 1 मिनट बाद ही चले। तो हर 1 मिनट बाद ये काम होएगा कि इंपॉर्टेंट की डायरेक्टरी में जोन सी चेंज होगी वो सिंक हो जाएगी इसके साथ। आए ज़रा इसको चलाएं, इसको यहाँ से आगे करते हैं कॉपी, और इधर आके हम लोग जाते हैं और इधर जाके लिखते हैं cron tab -e। जैसे ही मैं करता हूँ
लास्ट पे जाके हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसका मतलब है हर 1 मिनट बाद इस डायरेक्टरी में जो भी हुआ वो इधर सिंक हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा, कंट्रोल एक्स किया। आओ ज़रा अभी लेट्स सपोज मैं देखता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ इम्पोर्टेंट की डायरेक्टरी के अंदर, सी डी इम्पोर्टेंट की डायरेक्टरी में, और उधर जाके इस वाली जो फाइल है अपनी जो abc.txt है उसमें मैं कह देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपडेट हुआ है कुछ, सेव करता हूँ। अभी मैं वापस जाके सी डी न्यू डायरेक्टरी में जाता हूँ और वहाँ पे जाके कैट करता हूँ कि कैट abc। तो अगर आप देखें अभी इसमें कोई चेंज नहीं आया क्योंकि 1 मिनट हुआ ही नहीं। जैसे ही 1 मिनट होगा सर, जैसे ही 1 मिनट होगा, हम 1 मिनट का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही सर 1 मिनट हुआ, आप देखेंगे कि 1 मिनट बाद जो चेंज मैंने अपडेट की है वो यहाँ पे नज़र आएगी। अगर ये अपडेट की चेंज 1 मिनट बाद मुझे यहाँ पे नज़र ऐसे आ जाती है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो सिंक हो रही है डायरेक्टरीज के साथ। इसको ज़रा अपने नॉर्मल लाइफ रूटीन के अंदर देखें। अगर कई जगहों पे आपको आपकी कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्टरीज होती हैं, लेट्स सपोज मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ जब तक ये अपडेट नहीं हो रहा, कि बल्कि एक हो जाए फिर मैं देता हूँ। ये 5 सेकंड रह गए हैं, 4 3 2 1। अब देखें, मैं जब दोबारा इसको करता हूँ तो सर यहाँ पे वो जो चेंज थी वो इधर आ गई। इसका मतलब है हर 1 मिनट बाद आपका क्रॉन जॉब चलेगी। वो क्रॉन जॉब इस इंपॉर्टेंट के फोल्डर में जो भी हुआ वो इसके अंदर उसको सिंक करके लाएगी। अच्छा, अब इसका एक फ़ायदा क्या है? लेट्स सपोज आपकी कोई डाटाबेस का बैकअप है, आपने उसके अंदर इस इंपॉर्टेंट के फोल्डर में डाटाबेस का बैकअप रोज़ का रोज़ बन रहा है, लेकिन आप कहते हो कि वो डाटाबेस का बैकअप अगर कोई बंदा ने ये डिलीट किया तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आप सर उसका बैकअप को क्या करते हो, किसी और फोल्डर के अंदर जाके भी कर देते हो कि अगर गलती से ये डिलीट हुआ मेरे पास बैकअप ये होगा। तो आपका ये सिंक साथ साथ हो रहा है। सर बात की समझ आइए, इसका यूज केस क्या है? सिंक क्या काम कर रहा है? सिंक आपका बेसिकली उसके साथ डायरेक्टरी के साथ उसको सिंक कर रहा है। क्लियर है सर यहाँ तक? मतलब कि सर अगर इम्पोर्टेंट की फाइल डिलीट होती है तो न्यू डायरेक्टरी में हमारा डाटा सेव ही रहेगा। जी। अच्छा अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी आ सकती है, बल्कि मैं इसका पहले ऑप्शन को समझा दूं, फिर उसके बाद एक ये भी हो सकता है कि सर अगर मेरा, मैं तो ये अपना डाटा इस तरह से सेव करना चाहता था कि कुछ ऐसा हो जाता कि मेरा सर्वर ही अगर उड़ जाता, मेरा डाटा तो गया था, मेरा डाटा कहीं और जाके सेव हो जाए। वो उस पर भी आते हैं, लेकिन उससे पहले एक ऑप्शन को समझ लेते हैं। जैसे अगर आप देखें कि यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन लगाया -a का। इस -a का मतलब पता है क्या है? -a आप कह लें कि इस rsync की कमांड का, कह लो कि ऑल समझ लें, उसका ऑल है। उसका ऑल का मतलब है जो हाई ये rsync की कमांड करती है ना, केले केले ऑप्शन से, -a से वो सारे काम करती है। जैसे ये अगर आप चाहें ना तो ये rsync की कमांड के साथ कुछ ऑप्शंस लगा सकते हैं। जैसे -l का, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? लिंक को। -r का रिप्रेजेंट करता है रिकर्सिव को, कर्सिव को। हाइफन जो p है वो परमिशन को रिप्रेजेंट करता है, परमिशन। हाइफन t जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है। हाइफन g जो है वो ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। हाइफन o जो है वो ओनर को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, ये जो सारी चीज़ें ना, ये हाइफन a की जगह आप इनमें से कोई चीज़ भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब क्या, अगर a यूज़ कर लिया इसका मतलब ये सारा कुछ ही है, ये सारा कुछ ही इसके अंदर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज अगर आप -l का ऑप्शन केला लगाते हो ना, और अगर इसका आप कहते हो -l का ऑप्शन की फंक्शनैलिटी इसमें नहीं है, तो उसमें फिर क्या क्या फ़र्क पड़ता है, मैं आपको उसका बताता हूँ। कि लेट्स सपोज ये देखें, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि rsync की कमांड अगर आप यूज़ कर रहे हो और आप कहते हो, ये क्या हो गया, इसको बड़ा क्यों नहीं हुआ, एक मिनट, एक दफ़ा दोबारा खोलते हैं जिसको, मैं पेंट को दोबारा खोलता हूँ और इस दफ़ा इसको हम यहाँ से इस तरह से बड़ा करते हैं, ठीक है। और यहाँ से मैं इसका साइज, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये मेरी डायरेक्टरी है, इंपॉर्टेंट की डायरेक्टरी,
लेट्स सपोज ये इंपॉर्टेंट की डायरेक्टरी है और ये जो मेरी डायरेक्टरी है ये मेरी डायरेक्टरी है, वो न्यू डायरेक्टरी जिसके अंदर बैकअप बन रहा है। लेट्स सपोज अगर आप हाइफन एल का ऑप्शन नहीं ना यूज़ करते, अगर ये हाइफन एल का ऑप्शन ना होगा और अगर इधर कोई लिंक बने होंगे ना, जैसे सॉफ्ट लिंक हार्ड लिंक आपने पढ़े थे, अगर यहाँ पे कोई लिंक बने हुए, जब वो यहाँ पे आएगा ना, इधर अगर ये ऑप्शन ना होता तो यहाँ पे वो सिर्फ एज अ फाइल आना था, उसका लिंक इधर नहीं बनना था। लेकिन अगर आप हाइफन एल का ऑप्शन यूज करते हो तो जो जिस तरह लिंक इधर बने हुए थे ना, उसी तरह लिंक इधर भी बने होंगे। मतलब अगर आपका यहाँ से काम डिलीट भी हो जाती है डायरेक्टरी, इधर आपका बिल्कुल उसी तरह सेम लिंक और हर चीज़ वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर हाइफन एल का ऑप्शन ना होता तो यहाँ पे वो लिंक वाली फाइल्स तो कॉपी हो जानी थी पर लिंक नहीं बने होने थे। जैसे पहली चीज़, अगर आप हाइफन पी का ऑप्शन लगाते हो ना, तो जो परमिशन इधर होगी वही परमिशन इधर होगी, जो यूज़र इधर होगा वही यूज़र इधर होगा। तो अगर आप हाइफन ए लगा लेते हो ना, इसका मतलब है सब कुछ ही। तो इसका मतलब है आप हाइफन ए का ऑप्शन इसका साथ लगाओ तो आपका बिल्कुल काम ठीक होगा कि जो उनसी सारा प्रॉपर्टीज़ इधर होंगी वही आपकी प्रॉपर्टीज़ इधर आएंगी। तो हाइफन ए कह लो कि एक कन्वीनियंट ऑप्शन है आर सिंक के लिए कि आप कोई भी एक आधी चीज़ जैसे मिस नहीं करना चाहते, सब कुछ एग्जैक्ट सेम होना चाहते हो, तो आप हाइफन ए का ऑप्शन लगा लो। जैसे एक तरह से मिरर ही बन जाएगा, जो चीज़ इधर है वो सेम मिरर इधर बन जाएगी उस ऑप्शन पे। तो अब दूसरा जो मैं कह रहा था कि मैं कहता हूँ कि यार ये अगला ये एक चीज़ है कि मैं कहता हूँ कि अभी हम बात कर रहे थे कि यार ये मेरा मेन है, ये मेरी बैकअप है, दोनों पड़ी तो सेम सर्वर पे है, ये जो बाहर का सर्वर है वो तो सेम है। लेट्स सपोज मेरा सर्वर ही ख़राब हो जाता है, मेरा सर्वर ही डाउन हो जाता है, तो मेरा डाटा दोनों ये भी और ये भी दोनों गया। मैं ये चाहता हूँ कि यार कुछ इस तरह हो जाए कि मेरा डाटा जो है ना, डाटाबेस का जो डंप बनता है ये किसी और सर्वर पे जाए। उसके लिए भी हम लोग बेसिकली ये काम कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि हर एवरी डे एट 2 AM 2 AM को मैं कहता हूँ कि क्या हो जाए, आपका डाटा एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे चले जाए। आप ये सेम कमांड इसको यूज़ कर सकते हो एक एक्स्ट्रा ऑप्शन के साथ। वो एक्स्ट्रा ऑप्शन क्या है सर? आप एक्स्ट्रा ऑप्शन ये यूज़ कर सकते हो, आप कह सकते हो आर सिंक SYNC हाइफन ए तो आपने यूज़ करना ही है, साथ आप हाइफन ई यूज़ करो। हाइफन ई यूज़ कर रहे हो आप ऑथेंटिकेशन के लिए, और आप इसके अंदर इस तरह से यूज़ करोगे ऑथेंटिकेशन, जैसे SSH हाइफन आई। लेट्स सपोज आप यूज़ कर रहे हो, इधर आपने देना है पाथ। किसका पाथ? आपकी पेम फाइल का पाथ, जो आपकी पेम फाइल है। उसके बाद नेक्स्ट आपने वही सेम काम करना है, आपने कहना है कि ये वाली जो इम्पोर्टेंट की डायरेक्टरी है, ये वाली जो इम्पोर्टेंट की आपकी डायरेक्टरी है, इसको आपने दूसरा जो सर्वर है जिसका यूज़र नेम युबंटू है @ उसके IP पे किस पाथ पे रखना है। देखें सर, ये अब SCP की कमांड भी आपको लग रहा होगा, ये दोनों एक तरह से इस कमांड में मिक्सचर हो रहा है उन दोनों का। अगर समझ लेंगे तो बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है, आपके काम आ सकती है। क्या है सर यहाँ पे? अगर मैं मैनुअल पहले करके दिखाऊंगा, बाद में उसको उस तरह से करूंगा। आर सिंक हाइफन ए ये ऑथेंटिकेशन कर रही है पेम फाइल के साथ, और ये कहती है इस फोल्डर को उस जगह पे इस पाथ पे रखना। आए पहले मैनुअल करके देखते हैं इस वाली चीज़ को। मैनुअल करने के लिए मेरे पास 2 सर्वर पहले ही चल रहे हैं। अगर आप देखो तो मेरे पास यहाँ पे एक ये सर्वर और एक ये सर्वर दोनों चल रहे हैं। ऐसा करता हूँ कि इस सर्वर पे एक एक डायरेक्टरी बना देता हूँ बैकअप के नाम से। लेट्स सपोज ये सर्वर पे मैंने एक डायरेक्टरी बना दी बैकअप के नाम से LS, तो ये बैकअप के नाम से यहाँ पे डायरेक्टरी बन गई है। मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ से ये जो इम्पोर्टेंट की डायरेक्टरी है ना, इसको सिंक कर दो दूसरे सर्वर के बैकअप की डायरेक्टरी के साथ। ठीक है, पहले मैनुअल करते हैं। जब आप करते हैं ना आर सिंक, आप कहते हैं आर सिंक हाइफन ए हाइफन ई। अच्छा, इसके लिए मुझे पैम फाइल होना चाहिए इधर मौजूद। तो अगर आपको याद हुआ तो हमने SCP के साथ वो पैम फाइल लाई हुई थी इधर। पैम फाइल आपके पास यहाँ पे मौजूद होनी चाहिए, तो मैंने पहली पैम फाइल यहाँ पे पिछली जब हम SCP कमांड कर रहे थे इधर ले आया था। तो इधर अगर आप देखो तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर सिंक हाइफन ए हाइफन ई SSH हाइफन आई। यहाँ पे अब आपने बताना है आपकी पैम की। मैंने कहा ये मेरी पैम की इधर ही पड़ी है, linux.pem इसी जगह पे पड़ी हुई है। मैंने कहा अच्छा linux.pem। अगर आपको जैसे है तो आप इसको इस तरह से पाथ भी पूरा दे सकते हैं कि वो /home/ubuntu के अंदर जाके ये पड़ी है, /home/ubuntu के अंदर जाके linux.pem पड़ी हुई है, मैंने ये कहा।
और उसके बाद आगे जाके मैंने पाथ देना है कि किस डायरेक्टरी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। मैं कह रहे हैं /home/ubuntu /home/ubuntu और /important। इस डायरेक्टरी को दूसरा सर्वर जो है वहाँ पे ubuntu के नाम से सर्वर है जिसका यूज़र है ubuntu उस इस सर्वर का आईपी, इस सर्वर का आईपी क्या है जी, उसको देख लेते हैं। सेकंड वाले सर्वर का आईपी, सेकंड वाला जो सर्वर है उसका यहाँ से आके आईपी पकड़ते हैं और उसको लिखते हैं। और उस सर्वर में किस पाथ पे, मैंने कहा उसके अंदर अगर आप जाएंगे तो उसके अंदर /home/ubuntu/backup के नाम से फाइल। तो ये मैंने एक कमांड लिखी है। अगर आप देखें तो rsync-a आपको पता है ये क्या काम कर रहा है। अब ई ऑथेंटिकेशन करा रहा है यहाँ से इस फाइल को उस सर्वर पर जाके इधर। जैसे ही मैं इसको एंटर करता हूँ, अच्छा वो ubuntu के यूज़र से, अच्छा यहाँ पे वो पासवर्ड क्यों मांग रहा है, देखो उसने पासवर्ड, एक तो वहाँ पे पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन भी है। यहाँ पे उससे पहले उसने इस वाली फाइल को बैड परमिशन करके उसने उसके साथ नहीं किया, उसने कहा पासवर्ड के साथ करना है। मैंने कहा नहीं, मैं पासवर्ड के साथ नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो ये काम ऑटोमेटिक कराना चाहता हूँ, मैं हर दफ़ा पासवर्ड नहीं देना चाहता। तो ये बैड परमिशन देने का मकसद पता है क्या, उसने क्यों ये बैड परमिशन दी है। ये एरर भी कभी कभी आपको आएगा अगर आप यहाँ पे आके ls-l linux.pem की फाइल को देखेंगे ना, तो इसकी परमिशन देखें। ये जब आप किसी भी ये लाइनक्स की फाइल को इस तरह से आज़ाद परमिशन दे देते हैं पैम फाइल को, तो सर्वर बेसिकली उसको कहता है कि बैड परमिशन है, इतनी आज़ाद परमिशन नहीं आप दे सकते। तो आपका काम बेसिकली है कि इस फाइल पे रीड परमिशन के लिए हो, तब वो उसको जाने देता है। आप इसको सिंपल क्या करो, chmod 400 की परमिशन दे दो किसको, इस linux.pem को। सिर्फ आपने इसको रीड की परमिशन दी ls-l linux.pem को, तो अब देखो इसको सिर्फ रीड की परमिशन है। अब मैं दोबारा वही कमांड चलाता हूँ, अब मैं दोबारा सेम कमांड चलाता हूँ। इस दफ़ा उसने मुझे कोई मसला नहीं दिया, इस दफ़ा उसने मेरे से ये ऐसे ही चला दी। और जैसे ही मैंने चलाई, अब मैंने इस बैकअप वाले फोल्डर पे आया, मैं कहता हूँ दूसरी मशीन पे जाके बैकअप वाले फोल्डर पे आके ls किया, तो वही दो फाइल्स जो वहाँ पे थी वो यहाँ पे भी आ गई हैं। अगर मैं कैट करता हूँ abc.txt को, तो वो वही डाटा जो उधर था वो मेरे पास यहाँ पे भी आ रहा है। अच्छा इसमें एक और चीज़ है, क्योंकि यहाँ से मैंने इस मशीन से उस मशीन पे पहले मैंने SSH वगैरह किया है, इसलिए उसने मुझसे वो वैलिडेशन नहीं पूछी। जैसे वो पूछता होता है ना, डू यू वांट यस नो, मैं हमेशा यस कर देता हूँ। नॉर्मली जब फर्स्ट टाइम आप करते हो ना, वो यस नो पूछता है। अगर आप चाहते हो कि वो यस नो ना पूछे, अगर आप क्या चाहते हो कि वो जो बंदा है आपसे वो यस नो की कंफर्मेशन ना ले, तो सर आप उसके लिए एक काम कर सकते हो। आप उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन और लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे आपने जब linux.pem की परमिशन दे दी ना, साथ आप इधर एक और ऑप्शन लगा देना -o strict host key checking is equal to no। सर अगर आप ये कह देंगे ना, इस ऑप्शन का क्या मतलब है, इस ऑप्शन का मतलब है कि वो जो डू यू वांट यस नो पूछता है ना, वो ना मुझसे पूछे, डायरेक्ट काम करे। तो इस ऑप्शन से आप उस ऑप्शन को रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये कमांड अब मेरा काम करने लग गई है। तो अब मेरा काम क्या है, हर रोज़ 2 AM को करना है। आए ज़रा उस टूल के साथ इसकी वो बना लें, उस वाले टूल के साथ हम इसका वो बना लें। मैं कहता हूँ कितने बजे करना है जी, 2 AM को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, 2 AM। ठीक है, और इधर से हम लोगों ने कहा एवरी डे, एवरी मंथ, और रोज़ हर रोज़ करना है। तो यहाँ से भी सिर्फ यहाँ से 2 AM, और यहाँ से अगर 2:10 होता तो मैं यहाँ से 10 सेलेक्ट कर लेता, लेकिन वो पूरे 2 बजे की अगर रिक्वायरमेंट है, मैं सिर्फ इतना लिख के अगर मैं दोबारा कहता हूँ जनरेट करो, सर उसने मुझे बता दिया कि कमांड क्या है, 02***। इसका क्या मतलब है, 02*** का मतलब ये है सर, 02*** का मतलब अब ये है कि 0 का मतलब है मिनट, 2:0 पे, मतलब पूरे 2 बजे हर रोज़ ही तुमने ये चला देनी। लेकिन फिर वही बात, हमें कमांड वो बनाना तो आ गया है। मैं क्या कहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये अभी
हमने इसको प्रूफ करना है ना, तो ऐसे करते हैं। तो अभी के लिए तो एक काम हम ये कर रहे हैं कि इस कमांड को हम यहाँ से कॉपी कर रहे हैं। इस कमांड को यहाँ से कॉपी करके क्रॉन टैब हाइफन ई करते हैं। तो अपनी इस वाली क्रॉन जॉब के ऊपर जाके हम कहते हैं कि अब वो जो मैं ये वाला है ना, ऐसे करो, इस तरह से करो, लेकिन तुम ये काम करना, इसको हर 1 मिनट बाद चला दो, सिर्फ टेस्टिंग अभी के लिए, वरना आपको पता चल गया किस तरह से वो चलना है। यहाँ से अगर आप देखो, मैंने कहा हर 1 मिनट बाद चला दो, तो सिर्फ टेस्टिंग के लिए मैंने ये किया। और अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, हर 1 मिनट बाद चला दो, तो आओ अब मैं ज़रा इम्पोर्टेंट की डायरेक्टरी पे जाता हूँ दोबारा। अब मैं ज़रा जाता हूँ नैनो ABC के ऊपर, और यहाँ पे मैं कहता हूँ इधर एक नई लाइन ऐड कर देते हैं, चेंज, सेव कर देते हैं। ये यहाँ पे है। दूसरे सर्वर पे जाके अगर मैं कैट करता हूँ ABC को, तो वहाँ पे अभी तक चेंज नहीं आई, लेकिन जैसे ही 1 मिनट आ जाएगा, हर 1 मिनट बाद वो क्या करेगा, उधर से सिंक करेगा, क्योंकि हमने क्रॉन जॉब लगाई हुई है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे 10 सेकंड बाद आप देखोगे तो जो चेंज वहाँ पे थी वो यहाँ पे भी हो जाएगी। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो सर ये यहाँ पे देखें, चेंज भी आ गए। ठीक हो गया सर। ये हमने एक और एग्जांपल दे दी इस तरह से कि अगर आपका ये सर्वर क्रैश हो जाए तो फिर क्या होगा सर, दूसरे सर्वर पे आपका वो बैकअप पे हमने सिंक लगाया हुआ है। तो इस तरह से ये एक बेसिकली एग्जांपल वैसे ही मैंने ये दे दी है, लेकिन टॉपिक बेसिकली आपको जो समझाने की कोशिश की है मैंने, वो क्रॉन टैब का टॉपिक है। बेसिकली मैंने समझाया है कि आप किस तरह से अपनी क्रॉन जॉब्स कर सकते हो। सिर्फ सोचो कि जो काम इतना आसान है, आप अपनी तमाम कोई भी स्क्रिप्ट बना के उसको इस तरह से स्केड्यूल कर लो, और आपके काम ही सारे, समझो आपको वो जो मैनुअल करने पड़ते थे वो फिर नहीं करने पड़ेंगे। सर यहाँ पे क्लियर है ये वाली एग्जांपल भी? क्लियर है सर? अच्छा जी, इमोजीज से आपकी हम लोग समझ लेते हैं कि क्लियर है। सर जी एक क्वेश्चन है। जी सर ये आर सिंक की जगह एक कमांड और होती है विजी डंप की। विजी डंप? हाँ, और एससीपी की, एससीपी की कमांड वो तो भी तो युबंटू में यूज है। सर एससीपी की कमांड तो आपने लेट ज्वाइन किया है, ये तो मैंने बता दी है। ये एससीपी की कमांड से तो हाँ, मैंने हाँ, लेट ही ज्वाइन किया। हाँ वो उसके थ्रू हमने कर लिया। एससीपी के साथ भी आप कर सकते हैं। ये मैंने फिर बताया ना, ये आर सिंह की कमांड मेरे माइंड में आई, इसके साथ कर दिया। आप एससीपी के साथ भी कर सकते हो। मकसद मैंने आपको बताया, क्राउन टैब बेसिकली आपको मकसद था समझाना। इसके साथ मैंने आर सिंह की कमांड, एक समझ लो आपको नई कमांड पता चल गई है, आप इसको नहीं यूज़ करना चाहते, जिस तरह हमने अभी थोड़ी देर पहले एससीपी की कमांड से फाइल को एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर भेजा था, आप उस तरह भी भेज सकते हो। और सर ये एक आपने हाइफन ओ स्ट्रिक्ट होस्ट की चेकिंग का आपने लिखा है, इसको हम एसएसएच की शेयर भी कह सकते हैं। एसएसएच क्या? एसएसएच की शेयर, एसएसएच शेयर ये है कि अगर आप दूसरे सर्वर में जाते हैं ना, अगर तो वो वंस टाइम आपसे पूछ लेता है, अगर दोबारा ना पूछे तो उसको एसएसएच शेयर की भी कहा जा सकता है। बेसिकली वो जो ये होता है ना कि आप जब एसएसएच की अपने दूसरे सर्वर पे दे देते हो, डाल देते हो, तो वो फिर वो नहीं पूछता। उसकी नॉन, वो एक फ़ाइल होती है वहाँ पे .ssh पे, नॉन होस्ट की फ़ाइल, उसके अंदर जब उसका समझ लो फिंगरप्रिंट आ जाता है, वो फिर नहीं पूछता। फर्स्ट टाइम जब आप किसी भी सर्वर पे जाते हो ना, वो पूछता है कि क्योंकि पहली दफ़ा जा रहे होते हो, उस फाइल में उसका अभी फिंगरप्रिंट गया नहीं होता, वो पूछता है यस। जैसे ही आप यस करते हो उधर, फिर वहाँ पे उस फाइल में उसका फिंगरप्रिंट नोट कर लेता है। नेक्स्ट टाइम पे जब जाओगे, वो क्योंकि पहले ही उसको पता होता है ये कौन है बंदा, वो फिर नहीं पूछता। लेकिन ये कमांड इसलिए है कि समटाइम्स जब आप ऑटोमेशन कर रहे होते हो, जब मैं आप लोगों को, जब थोड़े से हम और भी ऑटोमेशन टूल जा रहे होंगे, तो हम लोग फिर जैसे जंकिन्स या कोई इस तरह से टूल पढ़ रहे होंगे, कई दफ़ा ऐसे होगा कि हम लोग एक सर्वर से कोई चीज़ें दूसरे सर्वर पे भेज रहे हैं, और उस सर्वर से कोई और कमांड चलवा रहे हैं, ये सारा काम ऑटोमेशन कर रहे हैं, हम क्लिक कुछ भी नहीं करा रहे हैं। लेकिन कई दफ़ा ऐसे होगा कि वो सर्वर दूसरे सर्वर से पहली दफ़ा बात कर रहा है,
उसके फिर डिफरेंट तरीके हो सकते हैं उसमें। ये एक अगर आप ऑप्शन यूज़ कर लेते हो, लेट्स सपोज एससीपी करने का ही ऑप्शन, तो फर्स्ट टाइम अगर आप एससीपी भी कर रहे हो इस ऑप्शन के साथ, तो फिर वो ये पूछेगा नहीं यस नो, उससे ये आपका मसला हल हो जाएगा। तो ये ऑप्शन मेरे माइंड ओके में सर, आया, थैंक आपको बता यू। दिया। ठीक है। आ, चलें जी, इससे आगे देख चलते हैं। ये था हमारा क्रोन टैब का टॉपिक। इसके आगे हम लोग छोटी छोटी कुछ कमांड्स देखने लगे हैं, जैसे हमारे पास लेट्स सपोज अभी हमने कोई भी जैसे एप्लीकेशन में कभी कभी मसला आता है ना, कोई एप्लीकेशन स्लो चल रही है या कभी कभी एप्लीकेशन चलना बंद हो जाती है, उसमें से उनमें से एक ऑप्शन उसका ये हो सकता है उसकी जो स्पेस है वही फुल हो सकता है कि उसकी लेट्स सपोज हार्ड डिस्क में कोई जगह ही नहीं बची हो, और हो सकता है उसकी रैम इतनी ज़्यादा हो रही हो इसलिए वो सही चल नहीं रही हो। तो उसकी वो इन्फॉर्मेशन देखने के लिए हमने पहले भी पढ़ी है कि df-h की कमांड अगर आप यूज़ करते हो ना, ये आपको बताता है डिस्क फ्री इसको बोलते हैं। ये आपको क्या बताता है कि आपकी कौन कौन सी हार्ड डिस्क हैं, आपकी कौन वो कितनी हार्ड डिस्क कितना कितना स्पेस ले रही है। इसी तरह अगर आप एक और कमांड यूज़ करना चाहते हो ना, फ्री, और अगर आपने ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में लिखना है तो -h के साथ, तो ये बताता है आपकी मेमोरी की इन्फॉर्मेशन, ये हार्ड डिस्क की इन्फॉर्मेशन बताता है। ये सर आपकी क्या बताता है, मेमोरी की इन्फॉर्मेशन की कितनी मेमोरी यूज़ हो रही है। जैसे अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके यूज़ कर देता हूँ free-h, तो ये बता रहा है टोटल मेमोरी आपकी, क्योंकि मैंने T2 माइक्रो वाला सिस्टम चलाया उसमें 1 GB मिलती है, उसमें से भी उसने इतनी शो कराई हुई है, इतनी कहता है यूज्ड है, इतनी फ्री है। और ये जो है अगर आप बेसिकली इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हो वो ये है। इसी तरह हमारे पास एक कमांड होती है टॉप की कमांड। ये भी जैसे वो नहीं होता, आप टास्क मैनेजर आपका खुलता है विंडोज़ में, ये आपको बता रहा है CPU यूटिलाइजेशन कितनी हो रही है आपकी, कौन सी ऐप जो है वो कितना यूज़ कर रही है। इस तरह से आप, ये छोटी छोटी कमांड्स है। ऐसा करते हैं कि अच्छा, लाइनक्स के अंदर कम्युनिकेशन करनी है हमने, तो वो किस तरह से कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है कि ये मेरा एक लाइनक्स का सर्वर है, ये मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक लाइनक्स का, ये मैंने बंद क्यों कर दिया, अच्छा 1 2 3, अच्छा ये मेरा एक लाइनक्स का सर्वर है। मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं एक लाइनक्स, क्योंकि आपको पता है लाइनक्स एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैं चाहता हूँ कि मेरे लाइनक्स के सर्वर के अंदर मैं कोई, मेरे एक टाइम पे 20 यूज़र कनेक्ट हैं, मैं सबको एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजना चाहता हूँ। मैं ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजना चाहता हूँ, उसकी क्या रीज़न हो सकती है, हो सकता है मैं कोई सिस्टम एडमिन हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि लेट्स सपोज कि मैंने किसी अपडेट के पर्पज़ से मैंने 5 मिनट तक अपना ये जो लाइनक्स का सर्वर है रीस्टार्ट करने लगा हूँ, तो अगर किसी का कोई डाटा है वो सेव कर लें, तो ये ब्रॉडकास्ट मैसेज जोन जोन से एक्टिव यूज़र्स होंगे सबको चले जाएगा। ये किस तरह से जा सकता है सर, उसके लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि ये मैंने किया हुआ है। इसको अगर मैं स्प्लिट करता हूँ ना, इस टैब को मैं स्प्लिट करता हूँ, अब ये दो खुल गए हैं यहाँ पे सेम पे, इससे ज़्यादा अच्छी तरह आपको नज़र आएगा। सर CT ये शो नहीं हो रही स्क्रीन वो। किसी को भी नहीं हो रही। सर शो हो रही है। हम्म, ऐसा करते हैं, मैं दोबारा स्टॉप शेयर करके दोबारा कर देता हूँ। अब हो रही। यस सर। चलें जी। अच्छा, यहाँ से ये मैंने Ubuntu के साथ कनेक्ट किया है ना, ठीक है। और लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे और कौन सा यूज़र है, अ, मेरे पास यहाँ पे अहमद के नाम से भी यूज़र है। अहमद का भी पासवर्ड रीसेट कर लेते हैं, मुझे याद नहीं है उसका पासवर्ड। अहमद, उसने का नया पासवर्ड रख लो, इसका भी 1 2 3 रख देते हैं। यहाँ पे आते हैं और इसको SSH, इस दफ़ा मैं अहमद के साथ करता हूँ @ उसका IP, किसका IP, उस सर्वर का IP, पहले वाले सर्वर का हम लोग IP ले लेते हैं, पब्लिक IP, और इधर जाके हम उसको पेस्ट कर देते हैं और एंटर कर देते हैं
वो मुझसे पासवर्ड पूछेगा 123 और इधर मैं सर अहमद के साथ लॉगिन हो गया। सेम सर्वर है, यहाँ पे Ubuntu है और वहाँ पे अहमद है, ये दो है। अब लेट्स सपोज इस तरह और भी बंदे लॉगिन हुए हैं, मैं एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजना चाहता हूँ, एक ब्रॉडकास्ट मैसेज लेट्स सपोज कि मैं कोई इमरजेंसी की वजह से सिस्टम शट डाउन करने लगा हूँ, तो उसके लिए कमांड हमारे पास होती है वॉल की कमांड, ब्रॉडकास्ट मैसेज करने के लिए वॉल की कमांड। और मैं यहाँ पे मैसेज लिख देता हूँ, हेलो आई एम गोइंग टू शट डाउन, लेट्स सपोज ये मैसेज है मेरा। तो ये कमांड जैसे ही मैं एंटर करूँगा ना, तो ये जैसे एक ट्यून की आवाज़ भी आएगी, इसी तरह उसके कंप्यूटर में भी अगर आप लोगों को आई हुई है, मुझे तो आई है आवाज़ ऐसे। तो ये एक ब्रॉडकास्ट मैसेज आया है, उसके टर्मिनल पे इस तरह से लिखा आ जाएगा मैसेज, हेलो आई एम गोइंग टू शट डाउन। ये मैसेज पूरे जितने भी उस टाइम पे करंटली लॉगिन यूज़र होंगे, तमाम यूज़र्स को वो मैसेज चले जाएगा। इससे उसे पता चल जाएगा, वो कोई भी अपना काम है वो क्या कर सकता है, सेव कर सकता है, और उसे पता होगा कि यार अब मैंने इसको अब ये क्या करना है। से जैसे आप कह लो कि बस अब सेव करना है और शट डाउन होने वाला है। तो ब्रॉडकास्ट के लिए कमांड जो है वो वॉल की कमांड है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ नहीं, मैंने किसी स्पेसिफिक यूज़र के साथ मैसेज भेजना है, मैंने सबको नहीं भेजना, मैं किसी एक बंदे को भेजना चाहता हूँ, तो उसके लिए जो कमांड है वो है राइट की कमांड, WRITE राइट। और आपने साथ उस यूज़र का नाम लिखना है, जैसे मेरे केस में अहमद है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ अहमद, राइट अहमद। जैसे मैं राइट अहमद लिखता हूँ, जैसे ही मैंने किया यहाँ पे उसके बाद टर्मिनल खुल गया, इधर मैं जो भी लिखता हूँ, मैं कहता हूँ हेलो, वो देखें उसके पास हेलो लिखा आ रहा है। मैं यहाँ पे कहता हूँ हाउ आर यू, वो यहाँ पे उसका लिखा आ रहा है। इधर से मैं कहता हूँ बंद, तो उसके वहाँ से ये बंद हो जाएगा। तो अगर किसी स्पेसिफिक बंदे को मैसेज भेजना, तो उसके लिए हमारे पास कमांड है लाइनक्स सर्वर पे राइट, और उसके बाद उसका यूज़र का नाम, वो सिर्फ उसको भेजा जाएगा। वॉल की कमांड के साथ ब्रॉडकास्ट होगा, ब्रॉडकास्ट होता है हर बंदे को, जो भी सर्वर पे लॉगिन है वो यूज़र सबको जाएगा। अच्छा, अगर लेट्स सपोज ये बंदा अब आपको तंग कर रहा है, आप अपना काम कर रहे हो और ये बार बार यहाँ पे आके वो कह रहा है, जैसे कोई भी मैसेज भेज रहा है, आप उसके मैसेज नहीं रिसीव करना चाहते, आप कहते हो कि नहीं मैं ऐसे मैसेज नहीं रिसीव करना चाह रहा, तो किस तरह से हो सकता है सर? आप यहाँ पे अपने पास आके एक कमांड लिखोगे, आप लिखोगे मैसेज MESG मैसेज नो। मैसेज नो की कमांड जैसे ही मैं एंटर करूँगा, तो अब ये बंदा चाहे अहमद को मैसेज भी करता रहे, तो वो मुझे कहेगा कि अहमद हैज़ मैसेजेस डिसेबल्ड। उसने भाई मैसेज ही डिसेबल कर दिए, तुम नहीं भेज सकते। लेकिन याद रखना, रूट तब भी भेज सकता है। रूट अगर कोई कोशिश करेगा ना, मैं अगर यहाँ पे रूट से स्विच करता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि अब राइट करो अहमद को, और मैं कहता हूँ हाय। अब वो कह रहा है कि Ubuntu ने मैसेज भेजा है, लेकिन एज रूट भेजा है। बात समझ आई? जो रूट होगा ना, वो कहता है कि रूट का जो होगा वो आप नहीं कह सकते ब्लॉक करना। वैसे अगर आप चाहोगे तो आप अपने मैसेज को बंद भी कर सकते हो, जब आपका दिल करे आप मैसेज को यस भी कर सकते हो, आपके मैसेज इनेबल भी हो जाएंगे। तो ये है कि अगर आप किसी अपने लाइनक्स के सर्वर के यूज़र्स के साथ कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो, तो आप कर सकते हो। वॉल के साथ करोगे ब्रॉडकास्ट, राइट के साथ करोगे तो जो है जिसके साथ भी आपने करनी है यूनिकास्ट आप कह लो। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट लाइनक्स की और कमांड होती है, जैसे कैलेंडर देखना तो CAL की कमांड है। अब वो कहता है कैलेंडर है नहीं हमारे पास, कहता है इंस्टॉल नहीं है। कहता है अगर इंस्टॉल नहीं है तो साथ बता भी रहा है इस तरह से इंस्टॉल होना है। मैं इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी, और मैं कहता हूँ इसको इंस्टॉल कर दो। जैसे ही उसने इंस्टॉल किया, अब दोबारा से अगर मैं यहाँ पे कैल की कमांड चलाता हूँ, तो उसने मुझे आज जनवरी का कैलेंडर दिखा दिया, ये है। आप इसके साथ जैसे आपको पता है डिफरेंट ऑप्शंस लगा सकते हो। जैसे मैंने 3 महीने पहले के कैलेंडर, जैसे प्रीवियस 3 महीने का, तो कैल -3। तो ये देखें उसने बताया कि जनवरी 2024, दिसंबर 2023, और एक उसने आगे का बता दिया है फरवरी 2024। 3 महीने का कैलेंडर उसने आपको इस तरह से शो करा दिया। अगर आप कहते हो मुझे 2012 का कैलेंडर देखना है, आप यहाँ पे लिख दे 2012, तो ये सर कैलेंडर उसने कौन सा दिखा दिया? सर 2012 का कैलेंडर दिखा दिया। आप कहते हो 2012 का फरवरी का देखना है कैलेंडर, सेकंड मंथ 2012, तो ये आपने क्या, उसने 2012 के फरवरी का कैलेंडर आपको दिखा दिया। ये बेसिकली ये अभी कमांड के सारे ऑप्शंस हैं इसमें। अब आप किस तरह से देख सकते हो, आप मैनुअल पे जाओ, कैल की कमांड के साथ सारे ऑप्शंस आपको वहाँ पे नज़र आ जाएंगे। ठीक है,
अच्छा, अब कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है मैंने लाइनक्स पे, विंडोज़ में तो आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेते हो, लाइनक्स पे कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है उसके लिए हमारे पास एक कमांड तो यूज़ होती है, wget की कमांड। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मैंने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कौन सा करना है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ अपाचे मैवन। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे जाता हूँ और कोई भी इसके डाउनलोड्स पे चले जाते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये चीज़ डाउनलोड करनी है, ये क्या है, ये कोई सॉफ्टवेयर है मेवन का। लेट्स सपोज जो भी चीज़ है इसको फ़िलहाल भूल जाओ, मैं यहाँ से इसका क्या करता हूँ, कॉपी लिंक एड्रेस। मैंने उसका लिंक कॉपी कर लिया और मैंने लिंक आके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इस लिंक को यहाँ पे मैंने पेस्ट किया और मैंने कहा मैंने इसको डाउनलोड करना है लाइनक्स के अंदर, तो सिंपल आपने उस लिंक से पहले कमांड लिख देनी है, wget की कमांड। wget की कमांड क्या करेगी, आपका वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके आपके लाइनक्स पे ले आएगी। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और अपने लाइनक्स के सर्वर पे जाता हूँ। अच्छा, इस वाले को मैं अब क्या करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। इधर जाके मैं क्या करता हूँ, wget, और ये जैसे ही मैं करता हूँ उसने, क्योंकि वो कुछ छोटा ही होगा, उसने जल्दी से जाके डाउनलोड किया है। अगर मैं ls करता हूँ तो आप ये देखेंगे अपाचे मैवन 3.9.6 bin.rgz, ये सॉफ्टवेयर आपके पास डाउनलोड हो गया। तो लाइनक्स में कोई चीज़ डाउनलोड करनी है तो wget की कमांड यूज़ कर लेना। अच्छा, अगर डाउनलोड करनी है तो आप और भी चीज़ यूज़ कर सकते हो, जैसे एक कमांड होती है, आप कर्ल को भी यूज़ कर सकते हो डाउनलोड करने के लिए। इसके साथ कर्ल की कमांड डिफरेंट काम करती है, जैसे डाउनलोड के लिए भी यूज़ कर सकते हो। इसमें आपके पास एक ऑप्शन होता है -o का। ओ का ऑप्शन क्या कर रहा है, बता रहा है कि जब डाउनलोड होके फाइल आएगी उसका नाम तुमने क्या रखना है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ उसका नाम रखना मैवन डॉट टार डॉट gz। पहले जब ये डाउनलोड हुआ था उसने इसका नाम यही रखा था। मैं कहता हूँ नहीं, जब ये डाउनलोड होके आए तो उसका नाम ये रखना। आगे मैंने इसका यूआरएल जो भी है उसका यूआरएल यहाँ से कॉपी किया और इस कमांड पे यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये कमांड भी आप, अगर मैं यहाँ पे आके चलाता हूँ तो आप ये देखेंगे, अच्छा ये कॉपी नहीं हुई, यहाँ से आके कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाके पेस्ट करते हैं। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ इसने सर इसको डाउनलोड किया और ls करें तो आपको ये नज़र आएगी मैवन टार gz। इसने डाउनलोड किया सेम सॉफ्टवेयर और इसने उस सॉफ्टवेयर का नाम रीनेम करके ये रख दिया जो हमने कहा था। आप कर्ल को भी यूज़ कर सकते हो। कर्ल की कमांड मल्टीपल और प्रोटोकॉल्स, मल्टीपल ऑप्शंस को भी यूज़ की जा सकती है। जैसे आप कर्ल की कमांड एपीआई की टेस्टिंग और उसके लिए भी यूज़ किए जा सकते हो। वो जब हमने गिटअप, हमारा जो थर्ड मॉड्यूल होना है ना, इसके बाद शेल स्क्रिप्टिंग है और उसके बाद गिटअप है। गिटअप पे हमने A to Z जब डिटेल सारी पढ़ लेनी है, लास्ट हमारा टॉपिक होना है गिटअप एपीआई। हम गिटअप एपीआई के साथ किस तरह कर सकते हैं इंटरेक्ट, उस टाइम पे कर्ल किस तरह एपीआई के साथ यूज़ होता है उस टाइम पे हम डिस्कस कर लेंगे। लास्ट एक दो कमांड करते हैं आज के लिए, और वैसे भी टाइम भी पूरा होने लगा है और मेरी इसके बाद फ़ौरन एक मीटिंग है, तो मैं शायद 2-4-5 मिनट पहले लीव करूँगा। तो दो को कमांड्स कर लेते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट कल से हमने शेल स्क्रिप्टिंग शुरू करनी है। एक आधी कोई कमांड रह जाएगी तो हम शेल स्क्रिप्टिंग से शुरू कर लेंगे, बाकी कल से हमारी शेल स्क्रिप्टिंग शुरू हो रही है। अच्छा, एक कमांड है जी हमारे पास, अ, दो कमांड्स लेट्स सपोज और कर लेते हैं। एक है जी कमांड है, अगर मैं ls करता हूँ ना, इसकी आउटपुट आई है ना, मैं चाहता हूँ ये जो आउटपुट आई है ना, ये आउटपुट मैं किसी फाइल में डाल दूँ। ये काम करना तो बड़ा आसान है। आप लोग चलो मुझे बता दो कि ls की जो ये आउटपुट आई है, मैं चाहता हूँ ये जो सारी आउटपुट है, ये आउटपुट एक फ़ाइल जो है ls.txt के नाम से फ़ाइल बने जिसके अंदर वो सारी आउटपुट चले जाए। मुझे कमेंट पे लिख के बताएं ज़रा कि कैसे इसकी क्या कमांड होगी कि ये जो सारी आउटपुट है वो एक ls.txt की फ़ाइल जो है उसके अंदर चले जाए। जिसका चैट इनेबल नहीं है वो बोल के बता दे, अगर किसी के चैट इनेबल है वो उधर लिख के बता दे। अच्छा जी, आ रही है कमांड। ज़ुएब ने कमांड बताई है जी, ज़ुएब ने बिल्कुल कमांड सही बता दी है जी। बाकी लोग क्या सोए हुए हैं? अच्छा जी, वो क्वेश्चन आंसर में भी आई हुई है क्वेश्चन, सही है। अच्छा, कोई लोगों ने उधर भी जवाब दिए हैं जी। बिल्कुल जी, सारे बंदों ने तकरीबन सही बता रहे हैं। सैयद मुबशर की भी आई है, ठीक है। चलें जी, मैं यहाँ बताता हूँ, ये बिल्कुल उन्होंने सही बताया कि ls के बाद अगर रीडायरेक्ट यूज़ करते हैं,
जैसे मैं कहता हूँ ls रीडायरेक्ट कर दो इस वाली आउटपुट को, जैसे t.txt पे या t.txt अगर पहले से है तो ls आउटपुट डॉट txt अगर मैं एंटर करता हूँ, अब मैं ज़रा कैट करता हूँ ls आउटपुट को, तो आप देखेंगे वो सारी आउटपुट आपके अंदर आ गई। मैं चाहता हूँ कि यार ये आउटपुट इधर ls की जब जा गई थी तो यहाँ पे इसने टर्मिनल पे कोई आउटपुट नहीं दिखाई थी। मैं चाहता हूँ ये ls की आउटपुट जो है वो इसके अंदर भी चले जाए, साथ टर्मिनल पे भी दिखाए कि क्या इसकी चीज़ तुमने भेजी है। तो उसके लिए हमारे पास एक हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, जैसे ls यूज़ किया। अब आपको पता है पाइप साइन यूज़ होता है पिछली कमांड की आउटपुट अगली कमांड की इनपुट बनाने के लिए। तो ls मैंने कहा ये एक कमांड होती है टी के नाम से। उसके बाद मैं कहता हूँ लेट्स सपोज कि topt.txt, इसका मतलब होगा कि ls से जो भी आउटपुट आई ना, तुमने उसके आउटपुट किसको देने हैं, टी कमांड को। टी कमांड ने उसकी आउटपुट इसके अंदर भी लिखनी है फाइल के अंदर, साथ साथ तुम्हें यहाँ पे भी शो करनी है टर्मिनल पे। तो जैसे ही मैंने लिखा तो सर उसकी आउटपुट उसने यहाँ पे भी शो कराई। और अगर मैं यहाँ आके कैट topt.txt पे जाता हूँ, सर वहाँ पे भी लिख दी। तो ये एक कमांड है, ये भी यूज़ कर सकते हैं। आज की लास्ट कमांड पढ़ लेते हैं कि मैं कहता हूँ कि कि जितना भी आप कह लो कि मैं आज कमांड परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं उसको कहता हूँ यार उसकी कमांड और उसकी आउटपुट मैं उसको सेव करना चाहता हूँ कोई फाइल पे। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मैं जो भी कमांड लगा रहा हूँ वो सेव हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैं कहता हूँ एक उसके लिए कमांड यहाँ पे यूज़ होती है स्क्रिप्ट की कमांड। मैं जैसे स्क्रिप्ट कमांड एंटर करता हूँ ना, वो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि स्क्रिप्ट स्टार्टेड, आउटपुट लॉग फाइल इज़ बाय डिफ़ॉल्ट एक फ़ाइल बनेगी टाइप स्क्रिप्ट के नाम से। जो भी चीज़ आप करोगे ना वो उसके अंदर जाके सेव हुआ करेगी। जैसे आप जाके देखो, मैंने यहाँ पे कमांड लगाई डेट की कमांड, मैंने एक कमांड लगाई कैलेंडर की कमांड, 2 कमांड्स लगा दी। यहाँ से जब आपका दिल करे कि आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो, आपने इधर से जाके एग्जिट करना है। यहाँ पे लिखा गया स्क्रिप्ट डन। आप ls करेंगे तो आपको एक फाइल यहाँ पे मिलेगी टाइप स्क्रिप्ट के नाम से। आप ज़रा कैट करें टाइप स्क्रिप्ट को, तो आप देखेंगे जो भी आपने कैल की कमांड चलाई थी उसके अंदर, आपने डेट की कमांड चलाई थी, जो सी चीज़ आपने चलाई थी उस स्क्रिप्ट के अंदर वो चीज़ पहले से है। इसका मतलब है आप जो भी काम एक दिन का कर रहे हो आप उसको नोट कर सकते हो, बाद में जाके देख सकते हो यार मैंने वो कमांड चलाई थी उसकी आउटपुट क्या है। आपने सिंपल स्क्रिप्ट की कमांड चलानी है और बाहर निकलने के लिए एग्जिट करना है। अच्छा, अगर आप लेट्स सपोज क्या करते हो, दोबारा से ये करते हो तो वो इसको रिप्लेस कर देगा। लेट्स सपोज अगर आप दोबारा से स्क्रिप्ट करते हो ना, मैं कहता हूँ SCRIPT स्क्रिप्ट, और मैं यहाँ पे आके कमांड चला देता हूँ लेट्स सपोज होस्ट नेम, और मैं एग्जिट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने एग्जिट किया, जब मैं दोबारा टाइप स्क्रिप्ट को करता हूँ, एंटर करता हूँ, इस दफ़ा देखो आपके सिर्फ होस्ट नेम, पिछली चीज़ को उसने अपडेट कर दिया, वही चीज़ जैसे रीडायरेक्ट हुआ था। अब आप चाहते हो नहीं यार ये मेरी पुरानी आउटपुट भी रहे, मेरी नई आउटपुट उसके नीचे अपेंड हुआ करे, तो सर फिर आपने जब स्क्रिप्ट की कमांड चलाया करनी है ना, आपने स्क्रिप्ट के साथ लगाया करना -a, फिर लिखा करना टाइप स्क्रिप्ट -a टाइप, इसका मतलब है अपेंड करना। अब मैं जब दोबारा कर रहा हूँ ना, उसने कहा स्टार्ट हुई, मैंने कहा पहले उसके अंदर सिर्फ होस्ट नेम की कमांड है, अब ये कैलेंडर की कमांड भी आई, उसके अंदर डेट की कमांड भी आई, मैंने कहा एग्जिट करो। अब मैंने कहा दोबारा कैट करो टाइप स्क्रिप्ट को, तो सर उसके अंदर देखें पुरानी कमांड भी होस्ट नेम की भी मौजूद है और नई कमांड्स भी मौजूद है। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। कोई बंदा कहता है यार नहीं मैंने टाइप स्क्रिप्ट नहीं, मैंने अपने नाम से फाइल बनानी है, तो आप कर सकते हो। आप सिंपल क्या लिखोगे, स्क्रिप्ट, और आगे आपने स्क्रिप्ट का नाम जैसे आप कहते हो ali.txt। स्क्रिप्ट स्टार्ट हुई, आपने यहाँ पे कोई कमांड लगाई होस्ट नेम की लेट्स सपोज, और आपने कहा लेट्स सपोज एग्जिट कर दो। अगर आप आके देखोगे तो आपके पास यहाँ पे ali.txt की फाइल बनी होगी ali.txt, और अगर आप यहाँ पे आके कैट ali.txt करते हैं तो आपको बताएगा उसके अंदर ये चीज़ है। तो आप अपनी जो भी डेली का काम लाइनक्स का करते हो उसको रिकॉर्ड कर सकते हो स्क्रिप्ट की कमांड के साथ। सर समझ आ गई है? यस सर। चलें,
अच्छा, ये यस सर। इस पे अब ये है कि हम लोगों की अगर कुछ एक दो अगर कमांड्स रह भी गई ना, कल हमने शेल स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करनी है, तो उससे पहले हम वो दो चार कमांड्स अगर हुई तो वो कर लेंगे। अदरवाइज़ हमारी आज लाइनक्स फिनिश हो गई है और कल से इंशाल्लाह शेल स्क्रिप्टिंग स्टार्ट है और फिर वो सेकंड मॉड्यूल फिर हम जो भी है वो करेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अभी कर